So hey guys, and welcome to the AN show. It's me Aman. एंड इट्स मी नवल और स्वागत है आपका फिर से आपके अपने AN शो में। इट्स टाइम टू गो बियॉन्ड व्हाट यू नो। तो आज हम फिर से वापस लौट चुके एक बहुत ही अमेजिंग टॉपिक के साथ, जिस पे हमने हफ्ते भर बैठ के बहुत अच्छे से रिसर्च करी है और ये टॉपिक जैसे अमन का टॉपिक इंटरेस्ट ऑफ टॉपिक है, टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है पैरानॉर्मल एंड मिस्टीरियस चीज़ें, ऐसा ही ये मेरा टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है एलियन सिविलाइजेशन। ये नवल का फेवरेट टॉपिक है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एलियन सिविलाइजेशन, सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स। क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? इस गोले पे जिसको पृथ्वी कहा जाता है, क्या सिर्फ अनंत ब्रह्मांडों में से सिर्फ एक यही ब्रह्मांड है? और इस एक ब्रह्मांड में क्या सिर्फ यही एक सौर मंडल है जिसको हम इंग्लिश में सोलर सिस्टम कहते हैं? और उस सोलर सिस्टम में भी क्या सिर्फ एक यही एक ग्रह, एक प्लैनेट है जिसका नाम पृथ्वी और अर्थ है? और इस प्लैनेट पे क्या सिर्फ एक हम ही ऐसी सिविलाइजेशन है, मानव सभ्यता जो एग्जिस्ट करती है? या पूरी गैलेक्सी में, पूरे यूनिवर्स में? यूनिवर्स तो बहुत बड़ा है भाई। अनंत इनफाइनाइट यूनिवर्स, अनंत यूनिवर्सेस, फिर उन यूनिवर्सेस में भी मल्टीवर्सेस, मल्टीवर्सेस में भी पैरेलल यूनिवर्स। तो मल्टीवर्स को हिंदी में क्या बोलेंगे हम? मल्टीवर्स को बोलेंगे हम मल्टीवर्स को अनंत ब्रह्मांड नहीं, तो इनफाइनाइट हो गया ना। मल्टी हो गया अनेक, मल्टीपल टाइप, मल्टीपल, अनेक नहीं यार, वो भी मैच नहीं कर रहा उससे। अनेक मतलब मैनी हो गया, मैनी हो गया ना। पता नहीं यार, हिंदी वोकैबुलरी खराब हो चुकी है आज के टाइम पे। तो मल्टीपल, मल्टीवर्सेस है ना, अनंत ब्रह्मांडों में, और समानांतर ब्रह्मांड, पैरेलल यूनिवर्स को पता है। हाँ, समानांतर ब्रह्मांड, पैरेलल यूनिवर्सेस भी हैं। और ये भी तो है, बिग बैंग थ्योरी भी है उसमें। बिग बैंग थ्योरी भी है कि बिग बैंग थ्योरी क्या है? बिग बैंग थ्योरी की कई बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले कुछ भी नहीं था, ठीक है, इस इनफाइनाइट नथिंगनेस में, ठीक है, एक एक्सप्लोजन हुआ। वैसे भी शुरुआत वहीं से ही हुई है उसकी, हमारे यूनिवर्स की, बताते हैं ऐसा साइंटिफिक थ्योरी के हिसाब से। अब तक जो मॉडर्न साइंस ने अब तक जो समझा है उसके हिसाब से क्या था कि ये इनफाइनाइट नथिंगनेस थी, मतलब एक काला अंधेरा था बस। हाँ, काला अंधेरा, कुछ भी नहीं था। नथिंगनेस को क्या बोलेंगे? शून्य, ठीक है, अनंत शून्य था, ठीक है। अनंत शून्य में फिर एक बहुत ही छोटा सा मटर के दाने बराबर एक ऊर्जा का गोला कह सकते हो आप था, ठीक है। वो ऊर्जा का गोला एक तो इतना घना था, मतलब उसके बीच में जरा सा भी स्पेस नहीं था, वो बहुत ही ज्यादा डेंसली पैक्ड थी उसके अंदर, मतलब काफी ज्यादा एक तरीके से मैसिव था। और मैसिव नहीं, अब मैसिव था कि नहीं था, बट था, ये था कि जितना भी ये ब्रह्मांड है, जितना भी ये ब्रह्मांड है, जो भी ये ब्रह्मांड है, जो भी हम अभी विजिबल यूनिवर्स देख पा रहे हैं, हाँ, वो सारा का सारा ये मान के एक तरीके से पैक करके उसको तू एक छोटे से मटर के दाने के अंदर, हाँ, तो मतलब उस मटर के दाने के अंदर बराबर एक गोला था, ठीक है। उसके अंदर बहुत ज्यादा ऊर्जा भरी हुई थी, क्योंकि जब हर चीज इतनी डेंसली पैक्ड है, ठीक है, कि स्पेस नहीं है जरा सा भी, वो क्या होता है, वो एकदम से बर्स्ट हो जाता है, ठीक है, एकदम से बर्स्ट हो जाता है। और उसके बर्स्ट होने पे ये पूरा अनंत ब्रह्मांड, अनंत आकाश गंगाएं, जिसमें से हमारी भी एक आकाश गंगा है जिसको हम बोलते हैं मिल्की वे गैलेक्सी, है ना। तो ये गैलेक्सी भी, आकाश गंगा भी रूप लेती है, फिर अलग अलग ग्रह रूप लेते हैं, तारे, चंद्रमा, सूर्य रूप लेते हैं, सारे के सारे, सब कुछ उसमें से निकल के आता है बाहर। तो साइंटिस्ट ने ये थ्योरी तो दे दी, ठीक है, बट क्या होता है, हर चीज ना एक कॉज और इफेक्ट पे चलती है साइंस में, कि कैटलिस्ट मतलब कि एक ऐसी चीज जिसके होने से किसी और चीज का ओरिजिन हो, ठीक है। जैसे कि
दूध को या पानी को मीठा बनाने के लिए चीनी चाहिए। चीनी है, तो मीठे पानी के बनने में कैटलिस्ट हुई चीनी। अच्छा, हाँ, मतलब उनका कहना है कि किसी चीज को फॉर्म लेने के लिए कुछ ना कुछ चीज ऐसी चाहिए जो उसको वो चीज प्रोवाइड कर दे, वो प्रोवाइड करे तो या बना दे उस चीज को। हाँ, तो साइंटिस्ट ये तो कहते हैं कि बिग बैंग हुआ था, उससे पूरी की पूरा जो यूनिवर्स था, जो विजिबल यूनिवर्स है, वो एग्जिस्टेंस में आया। ठीक है, बट अब क्वेश्चन ये अराइज होता है जिसका साइंस भी आज तक जवाब नहीं ढूंढ पाई है कि वो जो एनर्जी का बर्स्ट हुआ, बिग बैंग हुआ, बिग बैंग होने का रीजन क्या था? हाँ, मतलब वो क्यों हुआ और किस वजह से हुआ, क्यों, उस चीज के लिए कैटलिस्ट क्या था, क्यों हुआ बिग बैंग? हाँ, मतलब रीजन क्या था उसको बर्स्ट करने के पीछे का रीजन क्या था, वो बिग बैंग हुआ क्यों? तो ये पता नहीं है आज तक भी। और जो हमारा जो विजिबल यूनिवर्स है, जितना भी हम यूनिवर्स देख पाए हैं अभी तक, और जितना भी साइंस ने अभी तक स्पेस को रिसर्च किया, तो उसमें यही चीज सामने आई है कि 99.9% जो स्पेस है वो बिल्कुल खाली है। दैट इज टोटली एम्प्टी। ओके, जितने भी प्लैनेट्स, यूनिवर्सेस, गैलेक्सीज, इनफाइनाइट सोलर सिस्टम्स, जो भी कुछ एग्जिस्ट कर रहे हैं सब खाली है। वो 1% ऑफ द पार्ट में एग्जिस्ट करते हैं। बाकी का जो 99% पार्ट है ना, दैट इज टोटल इनफाइनाइट नथिंगनेस। वो जो ब्लैक एक दूर तक, जब से आंख बंद करते हैं एकदम अंधेरा होता है ना, कि एकदम अंधेरा ना वो कहते हैं कि 99%, 99.9% जो यूनिवर्स है वो खाली है, उसके अंदर कुछ नहीं है। ठीक है, और वो खाली है, खाली है वो, और उसको साइंटिस्ट कहते हैं कि वो खाली तो है बट खाली नहीं है। मतलब इन द सेंस कि जैसे कि मान ले कि एक कमरा है, ठीक है, वो बिल्कुल डार्क बॉक्स कमरा है वो, ठीक है, वो खाली नहीं है, ठीक है, उसके अंदर वो खाली है, मतलब अंधेरा है, उसके अंदर कुछ नहीं। मतलब एक तरीके से ये मान लो उसमें कोई फर्नीचर नहीं है, कुछ बिल्कुल एम्प्टी, 4 दीवारें हैं, सब खाली है। ठीक है, उस कमरे के एक कोने में ये मान ले कि एक छोटा सा बल्ब है, ठीक है, वो लगा हुआ है, वो टिमटिमा रहा है, ठीक है, उसमें लाइट जल रही है, ठीक है, लेकिन उसकी जो रोशनी है ना वो सिर्फ उसी कोने में फैली हुई है, ठीक है, पूरे कमरे में नहीं फैल रखी। ठीक है, तो इस समझ की वो जो उस कोने में जो एक वो जो बल्ब है ना, वो पूरा का पूरा विजिबल यूनिवर्स है जो अभी तक हमने डिस्कवर किया। ठीक है, और जो बाकी का जो खाली कमरा है ना, वो 99.9% खाली है, यूनिवर्स है जो खाली है। ठीक है, अब लेकिन तो ऐसा समझ कि मैं उस कमरे में एक इनविजिबल गैस छोड़ दूं, तो कमरा खाली तो है बट उस 99.9% हिस्से में एक गैस है। ठीक है, या फिर उस 99.9% हिस्से में एक ऐसा एनर्जी फील्ड है जिस वजह से वो बल्ब जल रहा है। ठीक है, इस तरीके से समझ। अब जो साइंस कहती है वो ये कहती है कि एक चीज की बात करती है, उसको बोलते हैं ईथर। अच्छा, ये क्या होता है? ईथर को माना गया है, जो आइंस्टाइन ने भी ये बात कही है, ईथर को माना गया है फैब्रिक ऑफ रियलिटी। ठीक है, कि हमारी जो वास्तविकता है, ठीक है, जो हम देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है, हमारी पूरी दुनिया की जो रचना हुई है, इस रचना को जो चीज जोड़ के रखती है ना साथ में, ठीक है, इन एटम्स को कहते हैं ना कि इंसान पूरा का पूरा अणु से बना, अणु और परमाणु से बना है, ठीक है, एटम से बना है। तो उन एटम्स को आपस में जोड़ के रखने वाली जो एनर्जी है, जो फोर्स है, वो उस 99.9% खाली यूनिवर्स में है। अच्छा। कहते हैं कि वो यूनिवर्स जो है, जो 99.9 खाली यूनिवर्स जो है ना, उस यूनिवर्स में से वो एथीरियल एनर्जी आती है जो पूरे एग्जिस्टिंग यूनिवर्स को, विजिबल यूनिवर्स को, ठीक है, जोड़ के रखती है। इस यूनिवर्स के हर एक प्लैनेट, हर एक सोलर सिस्टम, हर एक
जो भी चीज जो एग्जिस्ट करती है ना वो एटम्स से बनी हुई है, उन एटम्स को आपस में जोड़ के रखना, ठीक है, वो काम वो एनर्जी करती है। ये सिंपल सी बात है ना कि सपोज करो कि ये बेड है, ठीक है, जिसपे हम लोग बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, हमें पता है कि ये बेड एटम से बना हुआ है, ठीक है, हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, सब चीजें होती है, लेकिन वो ऐसी क्या फोर्स है जो इन सारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को जोड़ के रखती है, मतलब तीनों चीजों से एक एटम बनता है। हाँ, मतलब आपस में कनेक्टेड है, कनेक्ट करके रखती है। सब आपस में ऐसे जुड़े हुए कैसे हैं कि इस कोई ने इन एटम्स ने मिलके एक लकड़ी की शेप ले रखी है। हाँ वही तो है ना, अब सोच वो एटम्स मिल करके इतना बड़ा फर्नीचर बना दे रहे हैं। हाँ, तो ऐसी क्या, जैसे होता है ना कि दो लकड़ी के हिस्सों को जोड़ने के लिए फेविकोल की जरूरत पड़ती है। हाँ, वो कहते हैं कि अगर तुम किसी भी चीज को जूम करके देखोगे, है ना, जितना तुम डीपली जूम करते जाओगे उसमें तुम्हें लास्ट में एंड में जाकर के क्या दिखेंगे, वही एटम्स वगैरह दिखेंगे। तो वो कितना माइक्रोस्कोपिक करके देखना पड़ता है। और उसके बाद जब तुम नॉर्मल अपनी व्यू से देखते हो, तब तुम्हें वो फर्नीचर दिखाई देगा, पूरा फर्नीचर दिखता है एक साथ। अब वही है सोचने वाली बात कि ये क्या चीज है जो इनको जोड़ के रखे हुए। हाँ, तो जो ये कहते हैं आइंस्टाइन ने भी एथेरियल एक ईथर एनर्जी के ऊपर बात कही थी कि इस 99.9% हिस्से में, और जो भी यूनिवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, हम लोग एक ईथर नाम की एक एनर्जी है, उससे हम लोग हमेशा घिरे हुए हैं, और वो एनर्जी ना उस 99.9% एम्प्टी यूनिवर्स से आती है, ठीक है, जिसको डार्क एनर्जी भी बोलते हैं, कि वो यूनिवर्स ना उस डार्क एनर्जी से भरा हुआ है। हाँ, डार्क एनर्जी का मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव एनर्जी हो गई, क्या कोई नकारात्मक ऊर्जा हो गई, नहीं, डार्क एनर्जी का मतलब कि वो जो यूनिवर्स है वो पूरा डार्क है, उसमें हम कुछ देख नहीं पाते हैं, तो इसलिए साइंटिस्ट ने उसका नाम डार्क एनर्जी दे दिया, जस्ट बिकॉज कि वो यूनिवर्स एम्प्टी है, वो एरिया एम्प्टी है, यूनिवर्स का वो एरिया एम्प्टी है, ठीक है, यूनिवर्स का वो एरिया एम्प्टी है, ब्लैक है, डार्क है, वहाँ कोई लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, टोटल नथिंगनेस, ठीक है, शून्य है वहाँ पे हर चीज। तो सिंपल है कि वो डार्क है, तो इसलिए उस जगह से जो एनर्जी आ रही है, उस जगह में जो एनर्जी पूरी भरी हुई है, उसको उन्होंने डार्क एनर्जी बोल दिया, ये जगह डार्क है, यहाँ पे एक चीज और डाउट करती है मन में, मतलब काफी लोगों के माइंड में चलता रहता है डाउट, जैसे बिग बैंग हुआ, है ना, उसके बाद जब वो बर्स्ट हुआ, तो जब आगे जो निकल गई हैं गैलेक्सीज, है ना, यानी कि वो काफी ज्यादा ओल्ड है ना, और जो उनके पीछे पीछे चल रही हैं वो मतलब थोड़ी उनसे कम वो है, मतलब कम ओल्ड है। तो यही मेरा भी ये डाउट था कि मतलब ऐसा कैसे है, मतलब कि फटा तो एक टाइम भी है वो, तो वो ओल्ड कैसे हो गई और ये थोड़ी वो कैसे है, न्यू कैसे है ये, और वो ओल्ड कैसे हो गई, क्योंकि जब बिग बैंग हुआ एक ही साथ बना है ना वो। एग्जैक्टली। तो अभी एक बहुत फेमस साइंटिस्ट है, मिचियो काकू नाम है उनका, ठीक है, अभी पता नहीं हाल फिलहाल में शायद से जेम्स वेब टेलीस्कोप लॉन्च हुआ है कि कौन सा लॉन्च हुआ है, वो वही है जेम्स वेब ही है अभी, तो हाँ अभी जो लेटेस्ट जो हुआ ना जेम्स वेब है, जेम्स वेब लॉन्च हुआ है। हाँ, वाइजर है, वो वाइजर है, पता नहीं, वो तो पहले कर चुके हैं, वो तो वाइजर तो वो स्पेस क्राफ्ट था, वो तो हमारे यूनिवर्स से बाहर निकल चुका है, वो हमारे सोलर सिस्टम से। हाँ, तो अभी जेम्स वेब टेलीस्कोप है, जेम्स वेब भी है ना, वो शायद से मे भी, पता नहीं, मैं रॉन्ग हो सकता हूँ, बट कहानी क्या है कि उससे पहले जो टेलीस्कोप था, तो बेसिकली वो टेलीस्कोप क्या है, वो हमारी अर्थ से हमने जो यूनिवर्स है उस तरफ को उसको मोड़ रखा है, तारों की तरफ को मोड़ रखा है, ठीक है, वो चक्कर हमारे वो पृथ्वी की ऑर्बिट में रहता है, वो चक्कर लगाता रहता है, और उसका जो लेंस है, ठीक है, वो है बाहर यूनिवर्स की तरफ, वो वहां से प्लैनेट्स की फोटो खींचता है वो। तो बेसिकली वो उसका काम क्या है, उसका काम ये है कि वो इंफ्रारेड फोटोज खींचता है बहुत सारी, उन सारी फोटोज को मर्ज करता है और फिर नासा को भेजता है वो। तो नासा फिर उन फोटोज को एनालाइज करती है किस चीज के बेसिस पे, इसलिए कि जो लाइट्स वो कैप्चर कर रहा है, ठीक है, बेसिकली नासा ये एनालाइज करेगी, सपोज करो कि उसने जिस एरिया की फोटो
अभी हाँ, खींची, हाँ 4 दिन बाद वो घूम के दोबारा उसी एरिया पे आया, उसने हम्म। फटाक फिर से दोबारा फोटो खींची उसकी। हम्म, तो नासा फिर उन दोनों फोटोज को एनालाइज करेगी, फिर देखेगी प्लैनेट से आने वाली लाइट्स को। अगर नासा को किसी भी एक प्लैनेट में लाइट का फर्क दिखाई देता है ना, तो उसको ये होता है कि हाँ यहाँ पे सिविलाइजेशन एग्जिस्ट कर सकती है मे बी, ठीक है। तो ये चीज अच्छा, वो इसी से आइडिया लगाते हैं हाँ, लोग। उसी से आइडिया लगाते हैं कि बाहर ऐसे कौन से प्लैनेट्स हैं, उनके पास अपने अपने क्राइटेरिया हैं ये सब चीजें नापने के लिए कि हाँ ये चीजें हमें देखनी है इन फोटोज में, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, यहाँ का एनवायरनमेंट प्लैनेट अर्थ जैसा हो सकता है। तो जब उसने फोटोज भेजना शुरू करा, ठीक है, तो नासा ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखी जो तुमने अभी बोली। हाँ, क्या? उसने ऐसी सोलर सिस्टम और ऐसी गैलेक्सीज की फोटो खींची जो एक तो हमारे खुद के सोलर सिस्टम, हमारी खुद की गैलेक्सी से बहुत पहले क्रिएट हो रही थी, और बहुत यंग गैलेक्सीज है। मतलब हमारी गैलेक्सीज अगर बनी है सपोज दैट कि 10 बिलियन ईयर्स पहले या 100 बिलियन ईयर्स पहले, ठीक है, तो वो गैलेक्सीज अभी सिर्फ 10 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। मतलब कि वो हमसे 90 साल जवान गैलेक्सीज है। वो अभी रिसेंट टाइम में ये कह रहे हैं कि यार सरप्राइज हो, ये कैसे हो रहा है ये? पहले तो पुरानी गैलेक्सीज मिल रही थी हमको, लेकिन अब ये नई गैलेक्सीज कैसे क्रिएट हो रहे हैं? हाउ इज दिस पॉसिबल? हाँ, जबकि वो तो बिग बैंग तो एक बार हो गया ना, एक बार हो गया, वो तो खत्म हो गया। बिग बैंग हुआ तो एक बार हो गया। हाँ, अब तो ये नई नई कहाँ से आ रही है? ये नई नई गैलेक्सीज कैसे क्रिएट हो रही है? ये क्या है ये सब चीजें? तो साइंस के पास भी इस चीज का कोई जवाब नहीं है कि पहली बात तो वो कहते हैं कि बिग बैंग हुआ। हाँ, वो तो थ्योरी है, वो एक थ्योरी है, साइंटिफिक थ्योरी, बट उसका भी कोई कॉन्क्रीट वो नहीं है कि हाँ भाई बिग बैंग हुआ और इस वजह से हुआ। वो वजह एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं। वो सिंपल सी बात है ना कि अगर एक बलून फूटा, उसमें से पूरी ब्रह्मांड बाहर निकल गए, मान लिया, लेकिन वो फूटा कैसे? तो हुआ क्या उसके अंदर? ऐसा क्या हुआ? बाहर से पिंच करा उसको इसलिए फूटा, या उसके अंदर कुछ हुआ इसलिए फूटा? बताओ, एक वो चीज फूटी और हम लोग पैदा हो गए। हाँ, दूसरी चीज क्या है कि अब इसी चीज को समझने के लिए उन्होंने सर्न बनाया, जिसका नाम है पार्टिकल कोलाइडर। अच्छा, ठीक है, जो यूरोप में है, अंडरग्राउंड उन्होंने बनाया ना, जहाँ पे लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर, उसका नाम भी सुना होगा। तो अब उसकी कहानी ये थी कि वो जो बनाया गया वो इसलिए बनाया गया, वो उसमें क्या करते हैं, वो एटम्स को लाइट की स्पीड पे, बहुत बड़ा है ऐसा, ये मान की टनल है, सर्कुलर टनल है, ठीक है, और उसके अंदर ना वो एटम्स को बहुत लाइट की स्पीड पे ले घुमाते हैं, ठीक है, लाइट की स्पीड पे ले जाके घुमाते हैं और आपस में कोलाइड कराते हैं, टकराते हैं उनको आपस में, एटम्स को, छोटे छोटे एटम्स को, ठीक है, वो टकराते हैं और उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, निकलती है, वो बेसिकली एक छोटा बिग बैंग क्रिएट करके देखना हाँ, वो कि क्या जो हम थ्योरी लगा रहे हैं वो सही में हुआ क्या? ये बिग बैंग, छोटा बिग बैंग एक्सपेरिमेंट करके वो खाली उस एनर्जी के मेजर्स लेना चाहते हैं कि हाँ भाई ये थ्योरी प्रूव हो जाए, ठीक है। और उनकी एक थ्योरी ये है कि हर चीज ना एक पार्टिकल से निकली है, उसको ना वो बोलते हैं गॉड पार्टिकल। अच्छा। पहले वो उस गॉड पार्टिकल को ढूंढ रहे थे, तो गॉड पार्टिकल को ढूंढते 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 उनको मिला एक हिग्स बोसॉन। हिग्स बोसॉन की डिस्कवरी हुई, उसको गॉड पार्टिकल बोलते हैं कि भाई कि ये वो पार्टिकल है जिससे हर चीज बनी है यूनिवर्स में। बिग बैंग हुआ, उसके बाद ये पार्टिकल निकला, इस पार्टिकल से हर चीज बनी है इस यूनिवर्स में, ठीक है, गॉड पार्टिकल है। तो उनको लगा कि हाँ भाई अब ये पार्टिकल मिल गया, तो अब यहाँ पे खोज खत्म हो जानी चाहिए, ठीक है। बट जब उन्होंने फिर से कोलिजन करवाया उसी पार्टिकल का, हाँ, फिर से कोलिजन करवाया, तो उनको और कुछ मिलने लगा, फिर और कुछ मिलने लगा। मतलब वो भी अभी तक इतनी सब कुछ करने के बाद भी किसी कॉन्क्रीट कंक्लूजन पे पहुंचे ही नहीं है कि हुआ क्या था आखिर ऐसा, क्या हुआ था आगे, ठीक है, आखिर हुआ क्या था ऐसा कि जो यूनिवर्स
क्रिएट एग्जिस्टेंस में आया, ये हाँ। पूरा ब्रह्मांड एग्जिस्टेंस में आया। जो ब्रह्मांड हम देख पा रहे हैं, ये अनंत ब्रह्मांड, ये अनंत आकाश गंगाएं एग्जिस्टेंस में क्यों आई, क्यों उन्होंने रूप ली और किसने संरचना करी इसकी, ठीक है। और फिर ये भी कहते हैं लोग बाकी हम एक सिमुलेशन में हैं। हाँ, सिमुलेशन का भी है कि हम एक बहुत ही किसी एडवांस सिविलाइजेशन का एक सॉफ्टवेयर सिमुलेशन है। हाँ। और वो हमको सिर्फ स्टडी कर रहे हैं कि हम उनके पूर्वज रहे होंगे, तो उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया, बहुत हाईली एडवांस सॉफ्टवेयर बनाया है, जिसके अंदर हम मैथमेटिकल सिमुलेशन के अंदर हैं, और वो खाली हमको स्टडी कर रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे, ठीक है, उनका जो भी थॉट प्रोसेस था, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस था, वो क्या था, वो कैसे रहते थे, और क्यों वो एक्सटिंक्ट हो गए, ठीक है, वो सिविलाइजेशन क्यों खत्म हो गई उनकी, ठीक है। तो ये थ्योरी भी है कि मे बी हम सिमुलेशन में, बट ये कि इस थ्योरी को भी मतलब सच होने के मतलब यही है, मतलब 1 to 2% चांसेस है इस थ्योरी के सच होने के। वही है ना, जितना बिग बैंग का है उतना ही इसका है। हाँ, क्योंकि हम भी नहीं जानते ना, चांसेस है। तो ये चीज है। अब वैसे देख, सिमुलेशन का मैं ये कहूंगा कि अब सिमुलेशन ऐसे भी मान सकते हैं ना इसको, कि जैसे हमारे ओल्ड स्क्रिप्चर्स एंड टेक्स्ट में बताया गया है, ठीक है, उसको बोलते हैं माया। हाँ, ठीक है। तो ये दुनिया एक माया है। अब इसको ऐसे हम समझ सकते हैं कि जैसे हमारे स्क्रिप्चर्स में बोलते हैं कि जो आत्मा है, ठीक है, वो एक इटर्नल एनर्जी है, ठीक है, और एनर्जी कभी मरती है, ना बनती है, ना बढ़ती है, ना बांटी जा सकती है। वो सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफॉर्म करी जा सकती है, ठीक है। सेम यही है। अब क्या होता है कि एनर्जी है, ठीक है। अब उस एनर्जी, वो एनर्जी सोल है, ठीक है, उस सोल को भेजा गया यहाँ पे प्लैनेट अर्थ पे कि आप जाओ एक्सपीरियंस करो, ठीक है, इस प्लैनेट को, इसको। अब ये जो पृथ्वी है, मटेरियल वर्ल्ड है, ये है माया, ठीक है। अब माया में जब वो आत्मा आई, तो इस माया को, इस माया के अंदर ऑपरेट करने के लिए, ठीक है, अब उसे एक अवतार की जरूरत है। जैसे गेम्स में हम अवतार बनाते हैं ना, फिर एक प्लेयर के थ्रू हम इस पूरे गेम को खेलते हैं। हाँ। तो ऐसे ही उस अब आत्मा को, उस एनर्जी को अब एक फिजिकल बॉडी की जरूरत है, एक अवतार की जरूरत है, ठीक है। अब वो एक अवतार चुनती है, ठीक है, और पैदा होती है, फिर वो फिजिकल बॉडी के साथ बर्थ लेती है, और बस उसी दिन से इस माया के अंदर ऑपरेट करने का, इस गेम को खेलने का उसका जर्नी चालू होती है। जैसे जैसे वो यहाँ पे स्टेप्स लेती जाएगी वो एनर्जी बॉडी, ठीक है, अपने मेंटल इंटेलेक्ट के थ्रू, ठीक है, अपनी सोच समझ के थ्रू, वो जैसे जैसे स्टेप्स लेती जाएगी, मतलब जैसे जैसे वो होता ना, एज बढ़ रही है, तो दैट मींस कि मतलब लेवल अप हो रहा है। हाँ, मतलब जिंदगी के लेवल अप होते जाएंगे, लेवल डाउन होते जाएंगे, ठीक है। फिर कई सारे मोमेंट्स ऐसे आएंगे कि आपको लगेगा कि जैसे कि आप लाइफ में डाउनफॉल हो रहा है, ठीक है, आप नीचे गिर रहे हो, तो उस टाइम पे समझो कि हाँ, आपके सामने एक बहुत बड़ा वो खड़ा है, क्या कहते हैं उसको, गेम का विलेन खड़ा है, ठीक है। तभी तो कहते हैं कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। आपको उस विलेन को हराने के लिए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स चाहिए या एक्स्ट्रा पावर गेन करनी है, ठीक है, और आप अभी नॉर्मल पावर के साथ उससे लड़ रहे हो, तो इसलिए आपका डाउनफॉल हो रहा है, आप नीचे गिरते जा रहे हो, आपके पॉइंट्स कम हो रहे हैं। फिर क्या करते हो, फिर या तो उसमें होता है कि प्लेयर इतना नीचे गिर जाए, इतना वो हो जाए कि प्लेयर मर जाता है, ठीक है। या फिर क्या होता है ना कि प्लेयर जाता है, फिर कुछ साइड क्वेस्ट करता है, ठीक है, पॉइंट्स इकट्ठा करता है थोड़ा सा, फिर जब उसके पास पॉइंट इकट्ठा होते हैं, फिर उससे वो और डिफरेंट टाइप के कुछ हाई पावर वाले वेपन्स लेता है, फिर से अपने वो दूसरे रूट पे, अपने सेम पुराने वाले जर्नी पे जाता है, फिर उस मॉन्स्टर से लड़ता है, फिर उसको हरा देता है, फिर आगे चलता है आराम से। फिर थोड़ा जो रास्ता होता है वो आराम से चलता रहता है, फिर उसके बाद एक और बड़ा विलेन आ जाता है, फिर उसको हराने के लिए आपको पॉइंट्स वगैरह इकट्ठा, मतलब ये चलता ही रहता है।
माया इस तरह। अब वो वीडियो गेम क्या है, वो वीडियो गेम एक सिमुलेशन तो है पूरा का पूरा, ठीक है, एक वीडियो सिमुलेशन है वो पूरा, जिसमें कंट्रोल हमारे पास है प्लेयर का, ठीक है। उसके अंदर एक पूरा जो जिन्होंने वीडियो गेम्स बनाया है, ठीक है, वो पूरा का पूरा उसके अंदर उन्होंने एक वर्ल्ड क्रिएट कर रखा है, ठीक है। उस वर्ल्ड की उन्होंने फिजिक्स बनाई है कि इस वर्ल्ड के अंदर चीजें ऑपरेट कैसे करेंगी, ठीक है, इस वर्ल्ड के अंदर सब कुछ कैसे होगा, कैरेक्टर कैसे एक्ट करेगा, चीजें कैसी होंगी, है ना। उन्होंने पहले से लॉ सेट करे हुए उसके। उन्होंने सिंपल क्या करा, उस गेम को रिलीज कर दिया, ठीक है, और कंट्रोल हमारे पास प्लेयर का है, ठीक है। तो सेम यही है कि हम डायरेक्ट इस माया रूपी संसार में, इस संसार रूपी माया में, ठीक है, आ रखे हैं। ये बॉडी एक एवेटार है, ठीक है, जिसके थ्रू हम इस गेम को खेल रहे हैं। और यहाँ पे क्या है कि प्लेयर भी हम ही है, कंट्रोल भी हमारे हाथ, ठीक है। तो बेसिकली यही है कि अगर आपको सिमुलेशन समझनी है तो इस तरीके से समझ सकते हो सिमुलेशन इसको। बट ऐसा नहीं होगा कि यार कि तुम एक दिन मरोगे, तुम्हारी आंख खुलेगी तो तुम्हें कोई मशीन से बाहर निकाल रहा है, कोई वीआर मशीन उसमें से बाहर निकाल रहा है, भाई आ जाओ बाहर, तुम्हारा गेम खत्म हो गया। बट यार मे भी ऐसा हो सकता है, मे भी ऐसा हो सकता है, नहीं मे भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि पता है मैं बचपन में अरे तुम वो मूवी देखे ना अवतार, हाँ अवतार सेम चीज है, वो भी तो भाई दूसरे की बॉडी में जाता है ना, वो भी मशीन के थ्रू ही, वर्ल्ड सेम होता है ना। बट जब मैंने मैट्रिक्स मूवी देखी थी ना, तो उसमें क्या होता है ना कि जब वो नियो को रेड पिल और ब्लू पिल देते हैं, और फिर वो ब्लू पिल लेके और फिर वापस जब उसको खींचते हैं दुनिया में, तो होता है ना कि जब उसकी आंख खुलती है, देखा वो किसी अलग ही वो भयंकर टब में उठता है, वो भयंकर उसमें ट्यूब व्यूब लगी होती है, फिर वो वहां से निकल के जाता है, फिर बंदे उसको वहां से ले जाते हैं। तो मैं भी मतलब जब बच्चा था ना, बच्चा भी क्या करूँ यार, 12-13 साल का था मैं, तो मैं स्टार्टिंग से क्रिएटिव थोड़ा सा हूँ, ठीक है। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है ना हम थोड़ी सी टॉपिक से भटक रहे हैं, कोई नहीं, इसको कंप्लीट करते फिर हम एलियंस वाली स्टोरी पे आते हैं वापस, थोड़ा एलियंस भी डिस्कस करते हैं। तो मेरी बड़ी ना स्टार्टिंग से बड़ी वाइल्ड इमेजिनेशंस रही हैं, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर। बोल गया हमने स्टोरी वो भी लिखी थी, मूवी स्टोरी लिखी थी, जोडान मूवी स्टोरी, बड़ी अमेजिंग स्टोरी है। चलो वो भी कभी डिस्कस करेंगे, बहुत ही खतरनाक मूवी है वो। तो क्या था, जब मैं बचपन में छोटा था ना, छोटा भी क्या 12-13 इयर्स ऑफ एज का था जब मैं, तो और लिटरली पता नहीं मैंने उस टाइम पे शायद कोई कार्टून शो देखा होगा या कोई कॉमिक बुक्स तो मैं पढ़ता था उस टाइम पे बहुत, ठीक है, क्रिएटिव था, माइंड वैसे ही सोचता था मेरा। तो मैं ये सोचता था उस टाइम पे कि यार एक दिन ऐसा हो भयंकर कि मैं ऐसे आंख बंद करके लेटा हूँ और मेरे को कोई उठाए किसी दिन कि उठ जाओ, और मैं आंख खोलूँ तो मैं किसी दूसरी दुनिया में हूँ, और कोई मेरे को बता रहा है कि अरे भाई तू इतनी देर से सो रहा था, ये सपना देख रहा था तू। ओह माय गॉड। तो मेरे को ऐसा लगता है कभी कभी कि मे भी ऐसा हो सकता है कि लिटरली कंप्यूटर सिमुलेशन हो, बट इसके चांसेस 1-2% है। लेकिन सपना कुछ ज्यादा ही लंबा नहीं चल रहा है। अब सिंपल सी बात है ना, अब वो मूवी है ना कौन सी यार, एवेंजर्स एंड गेम, हाँ, उसमें देखा ना वो क्वांटम रियल्म में जाते हैं, तो जाते तो हैं वो पता नहीं कितने दिनों के लिए, है ना, और लेकिन जब वापस आते तो कुछ सेकंड या घंटे ही बीते होते हैं, है ना। तो क्या पता वो वैसा चल रहा हो, भाई मैं आँख खोलूं तो पता चल रहा है वहाँ पे कि मैं रात को सोया था और सुबह मेरे को उठा रहा है कोई, भाई उठ जा। मतलब वहाँ तूने 6 या 8 घंटे की नींद ली और यहाँ पूरा तूने लाइफ जी लिया। हाँ, एक ऐसा साइकेडेलिक भी आता है, एक ऐसा कुछ आता है साइकेडेलिक, और मशरूम आता है एक। अच्छा। तो जो रोगन बेसिकली बता रहा था कि उसका कोई था फ्रेंड वगैरह कि उसने पॉडकास्ट पे आके एक स्टोरी बताई थी। तो जो रोगन बता रहा था कि उसका एक फ्रेंड था, उसने ना वो साइकेडेलिक ले लिया, वो मशरूम ले लिया उसने, वो ठीक है, वो खाया, कह रहा कि भाई उसको 10 से 15 मिनट हुए थे, ठीक है, पूरा मतलब हाई हो गया वो, उसकी आंखें बंद एकदम बूम हो गया वो, ठीक है। अच्छा। कह रहा कि भाई 10 से 15 मिनट बाद जब वो बंदा होश में आया ना, तो वो बोल रहा कि भयंकर क्या ऐसे, जब वो टोटली होश में आया तो बता रहा कि वो तो 3 महीने की जिंदगी जीकर आया अपनी कहीं पे। मतलब उसके दिमाग में, वो कह रहा कि भाई जो उसने पूरी बताई कहानी की, 3 महीने दिमाग में, कह रहा कि वो
जहाँ बचपन में रहता था। हाँ कह रहा कि वहीं मैं पहुंच गया था, और बचपन में जिस घर में रहता था उसके पीछे तालाब था। कह रहा मैं उस तालाब के अंदर रह रहा हूँ, पानी के अंदर, और वहां पे मुझे एक औरत मिल गई, मैं उसके साथ रह रहा हूँ, उसके साथ मेरे बच्चे अच्छे हो गए, ये बढ़िया, अपना मैं ऐसे रह रहा हूँ, ऐसे रह रहा हूँ, सब कुछ चल रहा है बढ़िया। और फिर क्या बोलता है कि जैसे जैसे उसका नशा कम होना शुरू हुआ तो वापस कैसे आया, देख। हाँ जब उसका नशा कम होना शुरू हुआ ना तो वापस कैसे आया, वो देखता है कि उसको दिख रहा है कि एक दिन ना तालाब में से उसको कोई दिख रहा है ऊपर, ठीक है, ऐसे हाथ हिला रहा है उसको। अच्छा अच्छा। ऊपर से नीचे से देख रहा है वो तालाब में, कह रहा है कि मुझे ऐसे दिख रहा है कोई हाथ हिला रहा है मेरे को, ऐसे कह रहा है कि मैं ऊपर उस हाथ की तरफ जा रहा हूँ, है ना, और जैसे हाथ की तरफ जा रहा हूँ उस हाथ को जैसे ऐसे मैंने करा और हाथ ने उसको पकड़ लिया, ठीक है। कह रहा जैसे जैसे वो हाथ मेरे को बाहर खींच रहा है, कह रहा ऐसे ऐसे मेरी आंखें खुलती जा रही है और मेरे को अपने आसपास की जगह दिख रही है कि जहाँ मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ हूँ। जैसे जैसे वो हाथ मेरे को खींचता जा रहा है, ऐसे ऐसे मेरा नशा होता जा रहा है, हल्का होता जा रहा है, और मेरे को अपने आसपास की चीजें दिख रही है। जैसे वो थोड़ा बहुत होश में आया, कह रहा कि मैं तब भी प्रोसेस कर रहा था कि ये मैं कहाँ आ गया हूँ। हाँ, मतलब वो समझ नहीं पाता, कंफ्यूजन में है कि रियलिटी क्या थी। वो असली था क्योंकि वो वहां पे रह रहा है 3 महीनों से। अभी 10 मिनट बीते, वो बंदा वहां 3 महीनों से रह रहा है, ठीक है। कह रहा कि उसके दोस्तों ने उसको उठाया, उसको दिया पानी, ठीक है। तो कह रहा कि वो पानी वो मुंह से पीने की बजाय नाक से अंदर ले रहा है वो। क्यों? क्योंकि वो 3 महीने से वहां पानी के नीचे रह रहा था, पानी के अंदर सांस ले रहा था वो। रियल वर्ल्ड में तो थोड़ी था वो तो अपने दिमाग की दुनिया में चला गया कहीं भयंकर। वो 3 महीने के लिए जीकर आ गया वो 10 मिनट में, है ना। तो कह रहा कि जब मेरी नाक में मैंने पानी डाल लिया गलती से, तो एकदम झटका सा लगा मेरे को। तब मैंने कहा कि अरे यार ये तो पानी पीना है। तब मैंने मुंह से पिया पानी थोड़ा। कह रहा भाई मेरी हालत खराब हो गई थी। ओ भाई साहब, बहुत ज्यादा। मतलब सोच, वो बंदा 10 मिनट में पूरे 3 महीने की जिंदगी जी कर आ गया वो। ऐसा खतरनाक साइकेडेलिक वो। तो ये चीजें हैं बड़ी अमेजिंग सी। तो मैं भी सोचा करता इस चीज के चांसेस बहुत कम है, 1% 2%, कि जब हमारी यहाँ पे जिंदगी खत्म हो तो हमें कोई और किसी जगह और उठाए, कोई ऐसे हम किसी पॉड में ऐसे खड़े हों या बैठे हों और कोई हमारा VR हेडसेट निकाल ले और बोले कि वेलकम और ग्रेट कांग्रेट्स, आपने अपना एक लाइफ टाइम पूरा कर लिया, बहुत अच्छे से खेला आपने ये गेम, है ना, आपके जो टास्क थे आपने पूरे करे और आपका स्कोर हाई स्कोर ये है। क्या आप फिर से खेलना चाहेंगे इस गेम को? बिल्कुल नहीं, है ना। फिर पता चलता फिर से उसने VR हेडसेट लगा दिया, हम फिर से पैदा हो रहे हैं, फिर से निकल रहे हैं, फिर से चल रही है जर्नी, है ना। तो वो चीज है। तो ऐसा बहुत कम होता है। वैसे ये कॉन्सेप्ट बड़ा खतरनाक है ना, बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट है। और अगर इसके बाद कोई अगर सोचे ना स्टोरी, मतलब अगर इस कॉन्सेप्ट पे काम किया जाए बहुत जबरदस्त स्टोरी बन सकती है। स्टोरी भाई मूवी बना देगा कोई, अब तो कॉन्सेप्ट चुराया जाएगा। तो ये है। चलो अभी बात करते हैं फिर अब एलियंस के बारे में। हाँ, जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं और कितने सारे एनकाउंटर्स हुए हैं। हाँ, तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से पहले हम चलते हैं कि बेसिकली मतलब कि एलियंस का ख्याल दिमाग में मतलब पहली बार आया कैसे दिमाग में। हाँ, वही सोचने वाली बात है, क्योंकि मूवीज में तो बाद में आएगा ना, पहले तो लोगों के दिमाग में आएगा वो चीज कि पहले एलियंस का ख्याल आया कैसे दिमाग में। अब मैं अपनी बात करता हूँ कि भाई ये मतलब ये एलियंस वाले टॉपिक से इतना फैसिनेशन और इंटरेस्ट क्यों है। हाँ बिल्कुल। हाँ, मैंने पहली मूवी कौन सी देखी होगी एलियंस की? मैंने पहली मूवी देखी होगी एलियंस की, यही तेरा एलियन वर्सेस प्रेडेटर, ठीक है। देखिए तूने एलियन वर्सेस प्रेडेटर? देखी है, नहीं वो नहीं देखी। काला सा बड़ा सा एलियन, हाँ वो पता है मेरे को, वो बच्चे दे देता है, मुंह में डाल देता है, फिर छाती फाड़ के एलियन निकलता है। फिर मैंने वो देखी है उनकी, प्रोमेथियस देखी है ना। हाँ, जो पहले वाले वो मूवी देखी थी तो उससे थोड़ा हुआ कि यार ये क्या अजीब हो गई। बेसिकली उसमें तो इतना कुछ दिखाया ना, उसमें दिखाया कि हाँ भाई ये एलियन है, ये है, लड़ रहे आपस में। अब जो फैसिनेशन है मेरा, पता है वो जागा कहाँ से? वो जागा ऐसे कि एक शो आता था हिस्ट्री चैनल पे, एंशिएंट एलियंस करके। तो उस पूरे शो का कॉन्सेप्ट ये था कि हमारी जो प्लैनेट है उसके ऊपर डिफरेंट जगहों पे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, ऐसी आदिवासी सभ्यताएं हैं, ठीक है।
जो आज भी मतलब अपनी कहानियों में ये बोलती है कि हमारे जो पूर्वज थे वो कहीं बाहर से आए थे, प्लैनेट के नहीं थे, इस प्लैनेट के नहीं थे, बाहर दूसरे ग्रहों से आए थे, ठीक है। और कुछ कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जैसे कि ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, ठीक है, और टेम्पल्स भी हैं हमारे, टेम्पल्स भी काफी सारे ऐसे, टेम्पल्स भी हो गए काफी सारे, ठीक है। और उनको ऐसी ऐसी फैसिनेटिंग स्टोरीज मिली अराउंड द वर्ल्ड कि ऐसे ऐसे, और दूसरे स्क्रिप्चर्स मिले, ऐसी ऐसी मतलब बहुत सारी लिखी हुई बातें मिली कि वो सोचने पे मजबूर हो गए कि क्या सच में जो मतलब बोला जाता है कि इंसान बंदर से बना है, जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है, ठीक है, क्या सच में हम इंसान वैसे ही बने हैं। तो जब उन्होंने थोड़ा बहुत रिसर्च करी तो शो का कॉन्सेप्ट उन्होंने ये बनाया, लेकिन फिर उसमें भी जो है उसमें भी वही आता। चल तू बता क्या कह रहा था कि इंसान बेसिकली इंसान जो है वो मंकीज से तो बने हैं, ठीक है, बट जिस तरह की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बताती है ना वैसे नहीं। वो बोला कि कोई एक ऐसी आउटर फोर्स थी, कोई ऐसी एक बाहरी ताकत, उसको तुम एलियन कहो या कुछ भी कहो, ठीक है, उसने इंटरफियर किया, ठीक है, वो साइंटिफिकली, ठीक है, इतनी एडवांस थी कि उसने जो मंकी या चिंपैंजी जो भी रहेंगे उनका जीन स्ट्रक्चर लिया और उस सिविलाइजेशन ने अपना खुद का जीन स्ट्रक्चर लेके उस जीन्स को मिक्स करके एक ऐसी सिविलाइजेशन बनाई, ठीक है, जो हम हैं आज के टाइम, जो ह्यूमंस हैं, कि उन्होंने वो सिविलाइजेशन बनाई, ठीक है, क्योंकि वो बहुत एडवांस थे और उन्होंने ये जगह ढूंढी, तो वो उनको बेसिकली जो काम करने के लिए लोग चाहिए थे, उन्होंने वो क्रिएट करे इन द फॉर्म ऑफ मॉडर्न ह्यूमन बीइंग, इन द फॉर्म ऑफ अस, ठीक है। तो ये थ्योरी है, इस थ्योरी के ऊपर पूरा का पूरा वो शो बेस्ड है। हम क्वेश्चन में यही तो कह रहा था कि मतलब कि जैसे ये लोग कहते हैं मंकी से या चिंपैंजी से या किसी से भी मतलब ह्यूमंस का वो हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है, हाँ। लेकिन फिर वो आज के टाइम में क्यों दिखाई नहीं देता, मतलब मंकीज तो अब भी हैं, है कि नहीं? तो कोई मतलब कहते हैं कि प्रोसेस बहुत स्लो होता है, लेकिन अब तो फिर ऐसा होना चाहिए था ना कि यार कि अगर बोलते हैं कि मंकीज से इवॉल्व हुए ह्यूमन बीइंग्स, इस हिसाब से तो मंकीज होने नहीं चाहिए थे ना फिर आज के टाइम पे, सारे मंकीज को इवॉल्व हो जाना चाहिए था उसी टाइम। हाँ, ये भी सही बात है भाई, है ना? सही भाई इवोल्यूशन होना था तो सारे मंकीज इवॉल्व होके आज यहाँ पहुंच जाते, इस पोजीशन पे सारे ह्यूमंस बन जाते थे। लेकिन आज के टाइम में हो क्या रहा है, आज के टाइम में हो क्या रहा है, मंकीज पैदा हो रहा है, मंकीज बन के ही मर रहे हैं। हाँ, नहीं तो उनका तो ऐसा होना चाहिए ना, इवोल्यूशन हो रहा है तो उनको तो ह्यूमन से ज्यादा जीना चाहिए, भाई उनको तो इवॉल्व होना है ना, उनको तो ऐसा हो कि जैसे कि कोई मंकी है, कोई मंकी फैमिली है, ठीक है, उसकी फर्स्ट जनरेशन मान लो बंदर पैदा हो गई, वो बंदर 20-30 सालों तक जिया, वो थोड़ा सा इवॉल्व होके इंसान होने तक पहुंचा, फिर जो सेकंड जनरेशन पैदा होती है वो थोड़ी सी इंसान में पैदा हो, भाई कुछ तो फर्क आए ना, कुछ तो फर्क है। 5वीं 10वीं जनरेशन तक मान लो कि चलो भाई 50 साल में आने वाली जो मंकी परिवार की पीढ़ी थी वो तो इंसान बन के निकले, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो रहा ऐसा, है ना। तो वही चीज है ना कि उस टाइम पे क्या ऐसी चीज हो गई थी कि मंकी से इवॉल्व होके हम मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स बन गए, लेकिन आज के मंकी हैं वो इवॉल्व नहीं हो रहे, बल्कि उनकी लाइफ कम है, ह्यूमन तो समझ नहीं आ रहा। तो साइंस के पास भी इसका जवाब नहीं है, ठीक है, जवाब होता तो फिर बात क्लियर हो जाती। फिर कई सारी ऐसी स्पीशीज हैं, जैसे बोलते हैं ना निएंडरथल्स बोलते हैं, फिर होमोसेपियंस तो हम ही हो गए, ठीक है, फिर होमोसेपियंस हो गए, फिर बोलते हैं एक ना मिसिंग लिंक है। हाँ, वो शायद मैंने भी पढ़ा था कहीं पे, उसको मिसिंग लिंक ही बोलते हैं, एक मिसिंग लिंक है, ठीक है। बोलते कि बीच की ना एक ऐसी सिविलाइजेशन है जो ना तो पूरी तरीके से मंकी थी ना पूरी तरीके से ह्यूमंस थी। वो बीच की जो सिविलाइजेशन है वहां से निकल के मॉडर्न ह्यूमन बीइंग बना है। वो बीच की सिविलाइजेशन के कोई मतलब अवशेष नहीं मिलते, कोई भी आर्कियोलॉजिकल कोई भी फॉसिल्स वगैरह मिलते ही नहीं, लेकिन वो बोलते कि बीच में कोई लिंक होना चाहिए कि तभी वो चीज बन सकती है। तो वो लिंक भी नहीं है, ठीक है। और एवोल्यूशन यह है कि अब देख जैसे कि वो चीज़ होती है, मकड़ियों का बताता हूँ मैं तेरे को एवोल्यूशन का।
मकड़ियों के आज के टाइम पे जो एक नॉर्मल स्पाइडर होती है, मकड़ी होती है, उसकी 6 आंखें होती है, ठीक है। और वो 6 आंखें बोलते कई गुना, मतलब कई गुना ज्यादा बहुत क्लियर देख सकती है, बहुत गुना, ठीक है। और ये चीज जो है ना उन्होंने पाई है करोड़ों साल के एवोल्यूशन से, ठीक है। तो बेसिकली अब ये देखा जाए कि मकड़ी के अगर एवोल्यूशन को मैं कंपेयर करूं बंदर के एवोल्यूशन से, जो कहते हैं कि आज इंसान बन गया, भाई मकड़ी का एवोल्यूशन हुआ, उसकी तो 2 की जगह 6 आंखें हो गई। हाँ। लेकिन इंसान तो नहीं बनी मकड़ी। बंदर के साथ ही ऐसा क्या हुआ करोड़ों साल पहले कि बंदर ही इंसान बने। बस ये लोग पता क्या लॉजिक लगाते हैं कि बंदर का जो डीएनए है वो ह्यूमन से मैच करता है। हाँ, इसके पीछे का यही लॉजिक है बस। 92 to 95% मैच करता है, ठीक है, और 95% डिफरेंट है। हाँ। ठीक है, तो वो हम साइंस वही जवाब नहीं ढूंढ पाई है, हमें वही जवाब नहीं दे पाई है साइंस। वो जो 5% डिफरेंट है ना, वही तो मिसिंग लिंक है। वो क्या है, वो 5% डिफरेंट हुआ कैसे? आज से करोड़ों साल पहले 5% डिफरेंट हो गया, लेकिन तुम उसको खुद भी नहीं कर पा रहे हो आज, ठीक है। और ना वो ऑटोमेटिकली हो रहा है। हाँ, वही तो है ना वो ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो वो सारी चीजें हैं। तो एलियंस का जो फैसिनेशन था वहां से आया मेरे को, बड़ी बहुत उस शो में तो बहुत अजब गजब चीजें थी, ठीक है। एंशिएंट एलियन तो बहुत ही अपने आप में बहुत ही जबरदस्त शो है। वो बहुत जबरदस्त शो है। अगर कोई देखने का इच्छुक है तो उसको वो हिस्ट्री पर भी है वो। हाँ, अभी तो पता नहीं हिस्ट्री चैनल पे आता होगा नहीं आता होगा वो। मेरा तो जब भी मन करता है मैं उसके एपिसोड्स यूट्यूब पे देख लेता हूँ। उसको टाइम पास के लिए देखोगे तुम 4-5 एपिसोड देख मारोगे आराम से, बहुत आराम से। बहुत अमेजिंग शो है उसमें। तो वहां से फैसिनेशन जागा। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि अब कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ऐसी भी हैं कि वो ये कहती हैं कि हम भले एलियन सिविलाइजेशंस को ना ढूंढ पाए हो, पर एलियंस ने हमको ढूंढ लिया है। हाँ, ठीक है। अब उसका जो पहली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, ठीक है, वो पहली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जो बहुत फेमस है, ठीक है। और वो जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है या वो जो स्टोरी है ना, वो 3 चीजों को जोड़ती है, ठीक है। वो स्टोरी शुरू कहाँ से होती है? वो शुरू होती है यूनाइटेड स्टेट्स, रॉसवेल, न्यू मैक्सिको, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स देश हो गया, उसके अंदर न्यू मैक्सिको एक शहर या स्टेट होगा। उस शहर या स्टेट के अंदर एक और शहर है जिसका नाम है, टाउन है बेसिकली, ठीक है। छोटा टाउन है, ठीक है, कस्बा कह देंगे उसको। टाउन है रॉसवेल, ठीक है। वहां से वो कहानी शुरू होती है। उसके बाद वो कहानी जुड़ती है जाके एरिया 51, ठीक है, जहाँ पे तो वो तो फेमस ही सी बात है, वो तो वहाँ पे की एलियंस हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वो कहानी जोड़ती है अपने साथ में एक इंसान जिसका नाम है बॉब लजार, ठीक है। हाँ, जो वहाँ पर काम करता था ना, ठीक है, बॉब लजार। तो ये तीनों चीजें, ये तीनों स्टोरीज आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो शुरू होती है बात ये रॉसवेल, न्यू मैक्सिको से, ठीक है। तो जो कहानी है उस जगह की वो ऐसी है कि एक बंदा था, ठीक है, ये मैक ब्राज़ेल नाम उसका, ठीक है, मैक ब्राज़ेल, ठीक है। एक बंदा था मैक ब्राज़ेल, और ये बात होगी 1947 की, ठीक है, जुलाई 1947 की बात है ये। तो अब क्या होता है कि वहाँ पे ना रैंचेस होती है। अब जिसको भी अपने खेत वेत होते हैं, जो भी उनके फील्ड्स एंड फार्म्स होते हैं ना, वो शहर से बाहर होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जो उनके फील्ड्स एंड फार्म्स होते हैं शहर से बाहर होते हैं, और वहीं पे जैसे उनको अपने फार्म वगैरह
का जो भी सामान होता है, खेती का जो भी कुछ होता है ना, वहाँ पे वो रैंच बना के रखते हैं। रैंच बेसिकली क्या हुआ कि एक उन्होंने कॉटेज बना रखा है, एक बहुत बड़ा सा, वहाँ पे उन्होंने झोपड़ा सा बना दिया, उसके अंदर उन्होंने सब सामान रखा हुआ है, सब कुछ रखा हुआ है, ठीक है। तो मैक ब्राज़िल क्या था कि वो एक दिन अपने वहाँ गया बाहर रैंच पे, ठीक है। तो रैंच पे गया वो, जब वो घर वापस आने के लिए हुआ तो भाई उस टाइम पे आ गया वहाँ तूफान बहुत तगड़ा। तो कहने लगा कि अब यहीं रुक जाता हूँ, क्योंकि रुकने की जगह भी बनाई होती है उसने वहाँ पे। वो अपना वहाँ बैठ के रुक गया और खाना वाना खाने लगा, इंतजार करा कि भाई अब जब ये आंधी तूफान रुकेगा तो निकल जाऊंगा, नहीं तो कल सुबह जानते हैं, ठीक है। वो बैठ के अपना रात को डिनर विनर कर रहा था, तो आसमान में बिजली भी कड़क रही थी, तो उसको बहुत जोर से आवाज आई बाहर से, आसमान में से बहुत जोर से। तो उसको ऐसा फील हुआ कि क्या ये बिजली कड़की है। फील तो उसको ऐसा ही हुआ कि बिजली कड़की है क्या, है ना, क्योंकि उसके दिमाग में और कुछ आ नहीं रहता है कि आंधी तूफान चल रहा है, भयंकर मौसम खराब हो रखा है पूरा, अब बिजली कड़कने की आवाज आ रही है। तो कह रहा कि लग तो यार ऐसा रहा कि बिजली कड़की है, पर पूरी तरीके से मतलब और दिन से बहुत डिफरेंट आवाज है। नहीं चलो कोई नहीं, सुबह देखेंगे क्या है, ठीक है। अब सुबह होती है, मौसम थोड़ा साफ हो जाता है, सुबह क्या होता है, सुबह जाता है वो वहीं मैदान की तरफ, जिस साइड से उसको आवाज आई होती है, जाके क्या देखता है वो अपने सामने भाई कि लोहे के ऐसे टुकड़े उकड़े पड़े हुए हैं खूब सारे, मतलब मैकेनिकल पार्ट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। कम से कम भी 300-400 फीट के एरिया में फैला हुआ है सब, ठीक है। हाँ। फिर थोड़ा ऐसे ढूंढता ढांढता फिर उसको देखता है कि एक कोई अजीब सी चीज है, सॉसर जैसी, प्लेट जैसी, ठीक है, और वो नीचे जमीन पर क्रैश करी हुई है, और बहुत सारे उसी के पीसेस एंड पार्ट्स पड़े हुए हैं, फैले पड़े हैं क्रैश होके, ठीक है। जमीन पे क्रैश करने के बाद क्या होता है कि वो वहाँ पे पहले तो जो छोटे छोटे मेटल के प्लेट्स एंड वगैरह होते हैं उनको उठा के देखता है, टुकड़ों को। तो उसने ये बताया कि जब उसने उन मेटल के टुकड़ों को उठाया और हाथ में उठा के देखा तो उसमें कोई वेट नहीं था। अच्छा, मतलब वेटलेस थे वो। हाँ, और उनको जब वो क्रश कर रहा है, और क्रश करने के बाद हाथ से जब वो खोल रहा है हाथ को, तो वो बिल्कुल प्रॉपर सही सीधी शेप में आ जा रहे हैं, ऑटोमेटिक जैसे वो थे पहले। अच्छा, मतलब तुम उसको बैंड कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन हाँ, वो अपनी शेप में वापस आ जाएगा, वापस आ जा रहा है वो, बिना किसी उसका, मतलब ऐसा कुछ वो था, मटेरियल था उसका। हाँ, उसमें कोई वेट नहीं, कुछ नहीं। अब उसको पहले तो समझ नहीं आता कि यार ये चीज है क्या, ये मैं देख क्या रहा हूँ। वो क्या करता है, वहां से एक मेटल पीस उठाता है, और वहीं आगे थोड़ा आगे जाके ना उसके पड़ोसी रहते थे, उनके घर गया। वो हस्बैंड वाइफ थे वो दो, उनको बाहर बुलाता है। वो बोलते कि भाई ऐसे ऐसे यार मेरे को ना वहाँ फील्ड में ना एक बड़ी अजीब सी चीज पड़ी हुई है, उसको टुकड़े उकड़े पड़े हुए हैं, कुछ रात को ऐसे आसमान से गिरा था, मुझे आवाज भी आई थी वो। तो उनको दिखाता है कि यार देखो कि एक पीस सा है, ये मैं लेकर आया हूँ, समझ नहीं आ रहा, देखो इसको दबा के देखो, उसका वेट देखो, कुछ भी नहीं। वो भी ऐसे करके देखते, वो भी चौंक जाते हैं, है क्या ये। तो फिर वो क्या करते हैं, वो उसको ऐसे जला के देखते हैं, उसको जला के देखते हैं कि जलता भी है कि नहीं जलता है, क्या सीन है इसका। जला के देखते भाई वो जलता नहीं है, तो वो पड़ोसी को बोलता है कि यार तुम चलो देखो मेरा, तो वो मना करते कि नहीं अभी तो हम बिजी हैं। फिर क्या होता है कि वो कहता है कि भाई अब किसको बताओ। वो करता है कि अपने जो टाउन का जो शेरिफ होता है ना, पुलिस स्टेशन में, उसको कॉल करता है। वो उसको बोलता है भाई ऐसे ऐसे इधर यहाँ फील्ड में ना एक बड़ी अजीबोगरीब चीज पड़ी हुई है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या ये, आके देखो। तो वो पहुंचते हैं वहाँ पे, हाँ, वो देखते हैं, पूरा एग्जामिन करते हैं, उनको भी समझ नहीं आता। अच्छा। तो क्या करते हैं, वहीं नजदीकी एक मिलिट्री एयरबेस होता है ना, वहाँ कॉल करता है वो शेरिफ। बोलता है कि भाई यहाँ पे देखो, यहाँ कुछ अजीब सी चीज पड़ी हुई है, ये आके इसको देखो, हमें समझ नहीं आ रहा। फिर क्या होता है कि वहां से ना वो दो बंदे भेजते हैं मिलिट्री एयरबेस वाले, जाओ देख कर आओ क्या बोल रहे हैं बंदे। वो देख कर आते हैं, पानी देना है थोड़ा, पानी पी लेता हूँ मैं। तो वो दो बंदे आते हैं, तो जो बंदा था मार्क, वो उनको
अपने फील्ड तक लेके जाता है, उनको दिखाता है कि भाई देखो। तो वो ही पहले देख के चौंक जाते हैं कि यार ये है क्या। तो उसमें से ना उन 2 बंदों में से एक बंदे का नाम होता है मेजर जेसी मार्शल। अच्छा, ठीक है, मतलब वो मार्शल ही होता है, वो मेजर नाम होता है, मार्शल उसका सरनेम। अच्छा, मार्शल सरनेम। एमिनेम का भी नाम मार्शल है। अच्छा अच्छा, उसका सरनेम है, उसको भी मार्शल बोलते हैं, एमिनेम को भी। तो मार्शल उसका सरनेम था। तो मेजर था वो देख के चौंक गया। वो भी क्या सीन है, वो जो मार्क बंदा है वो उनको दिखा रहा है, वो ये सब कर रहा है कि देखो यार ये इसको हाथ में उठाओ, इसका कोई वेट नहीं है। हाँ। वो बिल्कुल क्यूरियस होके दिखा रहा है उनको, देखो इसको मैंने मोड़ भी दिया, एकदम बिल्कुल सीधा हो गया ये। फिर वो बंदा बोलता है कि अपने जो उसका साथी आया होता है मेजर का, हाँ, जेसी मार्शल का साथी होता है, बोलता है कि भाई हथौड़ा लेकर आओ गाड़ी में से। हाँ, हथौड़ा लेकर आता है, तो कोई बड़ा सा पीस होता है ना यार, उसको उठाते हैं वो। हाँ, बोल रहे कि ये हाथ से मुड़ जा रहा है, हाँ, तो हथौड़े से भी टूट जाना चाहिए फिर तो ये। ठीक है, वो करता है तो बड़ा सा पीस जो होता है ना उसमें हथौड़ा मारते हैं ना भयंकर वो, तो कुछ नहीं होता भाई उस पीस को, कुछ नहीं होता। हाँ, वो जो पीस है उस हथौड़े की मार को बहुत इजीली सहन कर जा रहा था। ऐसा नहीं कि हथौड़ा लग रहा था वो बेंड हो जा रहा है, हाँ, हाँ, कुछ नहीं हुआ उसको, आवाज वगैरह भी कुछ नहीं आ रही थी, आवाज सब आ रही थी। और जो इम्पैक्ट होना चाहिए ना कि जब किसी लोहे की जिस पे हम हथौड़ा मारे बहुत जोर से, तो वो बेंड होने लग जाती है ना, बैंड होती है, निशान पड़ता है, हाँ, सब कुछ होता है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। वो बहुत फैसिनेट हो गया भाई कि ये क्या सीन है, कुछ अलग ही मटेरियल था वो। हाँ, फिर वहाँ पे जो वो स्पेसशिप देखी उन्होंने, यूएफओ, ठीक है, वो देखा उन्होंने भाई, उसको वो भी समझ नहीं आ रहा उनको कि क्या सीन है ये। अब क्या होता है कि जेसी मार्शल वहाँ से थोड़े बहुत जो टुकड़े पड़े होते हैं उसी स्पेसशिप के, यूएफओ के, वो उठाता है और उसको अपनी गाड़ी में रखता है। और जो उसका साथी होता है बोलता है कि चलो उसको भी घर पर छोड़ देता है। क्या होता है कि अगले दिन फिर से उसको ड्यूटी पे जाना होता है। हाँ, कि वो क्या होता है कि अपने अगले दिन मैं अपने मिलिट्री एयरबेस पे सारे टुकड़े दिखाऊंगा। ठीक है, उससे पहले क्या करता है कि वो रात को घर जाता है अपना, तो घर पे अपने घर वालों को दिखाता है। वो उसके छोटे बच्चे होते हैं 10-11 साल के, उसकी वाइफ आए होते हैं, उनको दिखाता है, देखो यार कि आज मतलब कुछ फैसिनेटिंग सा हुआ ऐसे ऐसे, और ये देखो कि आज कुछ मिला अजब गजब सा। तो अपने बच्चों को जब वो दिखा रहा होता है पार्ट्स वगैरह सब चीज़ों के, तो वो नोटिस करते हैं कि कहीं कहीं पे ना किसी जगह पे कुछ एक तरीके से कुछ पैटर्न्स बने हुए हैं। ठीक है, कुछ हायरोग्लिफ्स, कुछ लिखा हुआ है, लेकिन वो इंसानी भाषा में नहीं है, कुछ अलग ही भाषा में, कुछ उसमें ऐसे निशान से बने हुए हैं, कुछ समझ नहीं आता उनको, यार ये क्या सीन है भाई। नेक्स्ट डे क्या होता है, नेक्स्ट डे वो जाता है वहीं अपने मिलिट्री वालों के पास, उनको दिखाता है कि भाई ये देखो ये मिला वहां से। तो पहले तो बोल देते हैं कि चलो ठीक है, कि वहाँ कॉल करके बोल दो ऐसे ऐसे कि भाई हमको ना फ्लाइंग सॉसर मिला, ऐसे ऐसे बता दो। ठीक है, तो वो वहाँ जाते हैं फील्ड में। ठीक है, पूरी मिलिट्री वगैरह पहुँच जाती है, सब पहुँच जाती है और देखती है कि अच्छा ये फ्लाइंग सॉसर है, ये है वो है, जहाँ पे वो गिरा होता है स्पेसक्राफ्ट। ठीक है, तब तक अखबार में खबर छप चुकी होती है कि फ्लाइंग सॉसर मिला है। अब वो ना उस टाइम वो क्या नाम है, सोसर को ना, मतलब प्लेट को सोसर बोलते थे, मतलब तो इस वजह से वो जो प्लेट को आज भी सॉसर बोलते हैं कहीं, हाँ, कई जगह पे बोलते हैं वो। लेकिन ना वो वैसा था, वो प्लेट की तरह था वो, है ना, तो इसीलिए फ्लाइंग सॉसर बोलते हैं कि उड़न तश्तरी। तश्तरी तो प्लेट ही हो गई ना, तो उड़ने वाली प्लेट, तश्तरी, फ्लाइंग सॉसर, इस तरीके से। तो अब क्या होता है कि भाई तेरा ये जैसे जैसे अब क्या हुआ कि खबर ये फैलने लगी, पहले तो अखबार में छपवा दिया, फिर मिलिट्री के भी हायर ऑफिशियल्स तक जैसे जैसे खबर जाने लगी ना, पता चलने लगा कि भाई ऐसी कोई चीज मिली है। ठीक है, और फिर उनको उस फ्लाइंग सॉसर के अंदर 3 एलियन बॉडीज भी मिली। अच्छा, जिसमें से कि 2 डेड हो चुके थे और एक बहुत ही ज्यादा मरने की कंडीशन में था, उसको चोट वोट लग चुकी थी बहुत ज्यादा। ठीक है, तो अब क्या होता है कि तेरा ये जैसे ऐसे मिलिट्री के हायर ऑफिशियल्स तक बात पहुंची,
तो उन्होंने बोला कि भाई सबसे पहले तो ना जो ये खबर छपाई है अखबार में फ्लाइंग सॉसर मिल गया, इस खबर को वो करवाओ, कवर अप करवाओ, ठीक है, और खबर की जगह ये लिखवाओ कि हमें एक वेदर बलून मिला है। अच्छा, ठीक है, जो भी वो कुछ भी मटेरियल था, जो भी था, वो एक वेदर बलून था। बेसिकली वेदर बलून क्या चीज होती है? वेदर बलून ये चीज होती है कि एक बहुत बड़ा गुब्बारा होता है, उसके अंदर हवा भरी जाती है, उसको आसमान में छोड़ दिया जाता है, और उसके नीचे एक पूरा का पूरा मैकेनिकल और हाँ वो बॉक्स टाइप का कुछ होता है पूरा का पूरा, वो उसके अंदर सारी चीजें फिट होती है, ट्रांसमीटर वगैरह, और वो मौसम के हाल को पूरा का पूरा वो ट्रांसमिट, हवा की दिशा क्या है, ह्यूमिडिटी कितनी है, क्या नहीं है, मौसम क्या होने वाला है, वो सारा का सारा नीचे कंप्यूटर्स में जो वेदर रिपोर्टर्स होते हैं, वेदर साइंटिस्ट होते हैं, उनको भेजता है, तब वो वेदर फोरकास्टिंग कर पाते हैं कि आने वाले 4 दिनों में मौसम क्या होगा। हाँ, तभी वो मौसम की जानकारी देते हैं। वेदर बलून वो काम करता है, ठीक है। तो ये चीज थी, उन्होंने बोला कि भाई वेदर बलून था। हाँ, तो खबर छपवा दी। उस फील्ड में भाई मिलिट्री वालों ने आके पूरा ब्लॉक कर दिया, कोई नहीं आएगा यहाँ पे। जब वो ब्लॉक कर दिया पूरा फील्ड ब्लॉक कर दिया उन्होंने, और वहां से वो उस फ्लाइंग सॉसर को उठाए ले गए। अब वो उस फ्लाइंग सॉसर को ले गए वहां से, ठीक है। अब वो लेके कहाँ जाते हैं? नेवाडा, ग्रूम लेक, वही एरिया 51। हाँ, अच्छा, ग्रूम लेक, नेवाडा, राइट पैटर्सन एयरफोर्स बेस, जिसको जाना जाता है एरिया 51 के नाम से। तो ग्रूम लेक ले गए उसको, ठीक है। अब ग्रूम लेक ले गए, सब वहां चल रहा है। अब यहाँ जो रोजवेल शहर में अब कहानी जो होती है यहाँ पे मैन इन ब्लैक्स की। अब मैन इन ब्लैक्स की कहानी कैसे जुड़ती है कि अब क्या था कि उन्होंने अखबार में तो खबर निकलवा दी कि नहीं भाई, जो भी था वो वेदर बलून था, कोई फ्लाइंग सॉसर जैसी चीज नहीं थी। जो पहले खबर छपी थी वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी लोगों ने, और जिन लोगों ने पहले इन्वेस्टिगेट करा उस चीज को कुछ और समझ लिया। और मैन इन ब्लैक कैसे जुड़ गए इसमें? मैन इन ब्लैक ऐसे जुड़ते हैं, अब अखबार की खबर तो उन्होंने निकाल दी, हाँ। लेकिन अब जिन लोगों ने अब तक उस चीज को देख लिया था उनको भी तो चुप कराना है ना। हाँ, जो आई विटनेस थे वहाँ पर, जिन्होंने देखा, जिन्होंने पता चला, जिनके शहर में ये चीज हुई, जिसके खेत में हुई है ना, उन लोगों को भी तो चुप करवाना है। हाँ। अब उन लोगों को चुप करवाने के लिए उन्होंने अपने कुछ एजेंट्स को भेजना शुरू करा उनके घरों में कि भाई जाके पहले तो पॉइंट आउट करो कि किन किन लोगों को पता है इस बात का। फिर उनके घर में जाओ, उनको पहले प्यार से समझाओ, प्यार से नहीं माने तो फिर अपने तरीके अपनाओ। तो एक लेडी थी, उनकी डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी थी, तो उसमें वो बता रही थी कि क्या हुआ कि एक दिन शाम के टाइम पे उनके गेट पे नॉक होती है, उनके 2 बच्चे और वो घर में अकेली थी, हस्बैंड उनके जॉब पे थे। शाम को एक बंदा नॉक करता है, वो बोलता है कि मैम आई एम फ्रॉम मिलिट्री, और मैं अभी जो इंसिडेंट हुआ है यहाँ पे रोजवेल में, मुझे उसके बारे में आपसे बात करनी है, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, हम उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि मैं हेल्पफुल बन के उनको अंदर बुला लगे, ठीक है मेरी अगर कोई हेल्प से कुछ हो सकता है तो मैं हेल्प कर दूंगी, बता दूंगी जो भी मेरे को इन्फॉर्मेशन पता है। तो कहने लगी, पहले तो उस बंदे ने आराम से पूछा कि अच्छा बताओ आपको क्या क्या पता है। अच्छा, वो जो इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में पूछने लगा वो। हाँ, कि आपको क्या क्या पता है, पहले तो वो बता दो सर। करेगी, मैंने सब कुछ उसे एक्सप्लेन कर दिया कि मैंने ऐसे सॉसर देखा था, ये देखा था, वो देखा था, ठीक है, सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया उसने, जो भी वो कुछ जानती थी। सब कुछ एक्सप्लेन करने के बाद उस आदमी का बता रही थी, उस आदमी का एकदम से बिहेवियर चेंज हो गया। अच्छा। तो उसने ऐसा बोला कि मैम आप जो रोजवेल वगैरह ये सब बात कर रही हो, फ्लाइंग सॉसर वगैरह, ये सब बेकार की बातें हैं, आप क्यों बात कर रही हो, ये सब बेकार की बातें, ऐसा कुछ भी नहीं देखा होगा आपने, मुझे लग रहा है आपका वहम है। तो कह रही कि मेरे को थोड़ा सा गुस्सा आया कि भाई अभी तो तुम ये कहकर पूछने के लिए आए थे कि मैं स्टोरी जानना चाहता हूँ सब कुछ, और अब मैं बता रही हूँ तो अब आप ऐसे बोल रहे हो कि ये मेरा वहम था, ये था। तो कहने लगे कि वो बार बार रिपीट करने लग गया कि नहीं मैम, आप समझते क्यों नहीं हो कि आपने ऐसा कुछ नहीं देखा,
कह रही कि नहीं मैंने देखा है, अपनी बात थोप रहा हो उस पे कह रही कि नहीं मैंने देखा है, आप मान के नहीं रहे हो। कह रही कि फिर वो धीरे धीरे रूड होना शुरू हुआ। कह रही कि आप, मैं कह रहा हूँ ना कि आपने नहीं देखा तो नहीं देखा। कह रही कि लेकिन मैं फिर भी, कह रही कि मैं अनजान थी, मेरे को समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। वो इनडायरेक्टली मना कर रहा उसको, हाँ कि तुमने नहीं देखा, ठीक है तुझे ये बोलना है। वो समझ नहीं पा रही लेकिन, वो समझ नहीं पा रही। कह रही कि जब मैं 2-3 बार मैंने बोला कि नहीं मैंने देखा, नहीं मैंने देखा है, कह रही कि उसने अपने हाथ में एक बेसबॉल बैट उठा लिया और अपने हाथ में पटकने लगा उसको। अच्छा, मैम why are not you understanding that you haven't seen anything like this? तो कह रही कि तब मेरे को एकदम स्ट्राइक हुआ, मैंने अपने बच्चों को देखा वो डरे सहमे थे, तब मेरे को स्ट्राइक हुआ कि ये मुझे क्या कहना चाहता है। हाँ वेरी की तो मैंने बोला कि हाँ मैंने नहीं देखा। उसने उसके बाद बोला कि आप इस बात को दबा लो और भूल जाओ कि आपने ऐसी कोई चीज देखी, और ना ही इस बारे में आप डिस्कशन करना किससे भी, क्योंकि हमें पता है कि आप कहाँ रहती हो, ठीक है, किस किस से बातें करोगी, हमें सब पता चल जाएगा, ठीक है। और ये रोजबेल शहर बहुत बड़ा है, ठीक है, यहाँ बहुत खाली बंजर जमीनें हैं, ठीक है, आप कहीं भी किसी भी दिन किसी भी जगह गुम हो सकते हो, कोई भी आपको ढूंढ नहीं पाएगा फिर उसके। और इतनी खतरनाक धमकी मिलेगी तो भाई कौन बंदा, कोई भी बंदा डर जाएगा। तो वो कह के वो चला जाता है वहां से। तो उस लड़की ने जो एक्सप्लेन किया कि भाई वो बंदा कैसा था कि एकदम ब्लैक कोट, ब्लैक बैंड, ब्लैक हैट, इस तरीके से था वो बंदा पूरा का पूरा पहन के आया हुआ था। तो वहाँ पे मैन इन ब्लैक भी जुड़ जाते हैं। तो ऐसे जैसे उस लेडी के साथ हुआ, ऐसे कई और लोगों के साथ भी इंसिडेंट हो, जो उनके घर में ऐसे ब्लैक सूट ब्लैक पैंट वाले लोग आए, उनको धमकाया, ठीक है। और फिर अब कहानी पहुँचती है एरिया 51, क्योंकि अब फ्लाइंग सॉसर जो उनको मिला और जो एलियन बॉडीज उनको मिली वो एरिया 51 पहुँच चुकी है। अब एरिया 51 में क्या होता है कि पहले तो वो जो ईबा 1 उस एंटिटी का नाम रखते हैं जो थोड़ी बहुत जिंदा थी, ठीक है। ईबा 1 मतलब एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बायोलॉजिकल एंटिटी 1, और जो बाकी के जो 2 मर गए वो ईबा 2 ईबा 3। तो उनको वो जो भी बॉडी प्रिजर्व करने का वो होता है ना, लिक्विड पूरा टैंक बना के उसमें डाल दिया, ठीक है। और जो ईबा 1 था उसको उन्होंने कुछ उनको दिमाग में आता था कि भाई हम इसको ये देके थोड़ा ठीक कर सकते, वो वैसे ठीक कर देते। वहीं पे एरिया 51 के अंदर फिर ये हुआ कि इससे बात कौन करेगा, हमें इससे नॉलेज चाहिए, ठीक है। तो वहीं पे उन्हीं की टीम में ना कोई बंदा था, ठीक है। तो एक दिन वो उस एंटिटी के पास गया, जाके बैठा, और तो वो एंटिटी उसको थोड़ी देर में रियलाइज होता है कि उसके दिमाग में ना कोई आवाज आ रही है, बोल रहा है, ठीक है। तो कह रहा कि यार ये क्या हो रहा है। अच्छा। फिर उसको थोड़ी देर में रियलाइज होता है कि सामने एलियन बैठा है ना, वो उससे टेलीपैथिकली बात कर रहा है। अच्छा, ठीक है, उसको ये रियलाइज होता है। फिर उसने उस एलियन से टेलीपैथिकली बात करना शुरू करा, ठीक है, इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करी, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन उसको यही मिलती है कि वो ये लोग बताते कि हम कुछ नहीं, हम बस यहाँ पे देखने आए थे, ठीक है, हम ब्रह्मांड के इस छोर से, हम बहुत दूर से आए यहाँ पे। उन्होंने क्लियरली ये भी नहीं बताया कि हम आए कहाँ से, ठीक है। तो बोला कि यहाँ मतलब आने के बहुत सारे रास्ते, ऐसा नहीं कि आपको लाइट ईयर तक ट्रैवल करना पड़ता है, अच्छा, है ना। ऐसे बहुत सारे वर्म होल्स होते हैं, ब्लैक होल्स होते हैं जिससे हम ट्रैवल कर सकते हैं, बस हमें उनको एक्सेस करना आना चाहिए। तो उनके पास वो टेक्नोलॉजी थी कि जिससे वो वर्म होल्स को एक्सेस कर सकते थे, तो इसलिए फटाक से यहाँ पहुंच जाते थे। कह रहा कि लेकिन इस बार हमारे उसमें कुछ खराबी आ गई और हम यहाँ फंस गए, ऐसे करके। तो फिर धीरे धीरे वो जो ईबा 1 था वो मर गया, उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई, वो मर गया। फिर अब कहानी आती है कि जो भी उनको स्पेसक्राफ्ट मिला था, अब इस स्पेसक्राफ्ट के ऊपर उनको रिसर्च करनी थी। अब क्या होता है कि उस स्पेसक्राफ्ट के ऊपर रिवर्स इंजीनियरिंग करने के लिए वो अलग अलग फील्ड के जो साइंटिस्ट थे उनको रिक्रूट करने लगते हैं एरिया 51 वाले, ठीक है। उसी में से एक बंदा था बॉब लाज़ार,
बॉब लजार को उन्होंने रिक्रूट करा किस चीज पे रिसर्च करने के लिए, इस एयरक्राफ्ट के प्रपल्शन सिस्टम पे। भाई ये एयरक्राफ्ट चलता कैसे है, उड़ता कैसे है, तुम्हें इस चीज पे रिसर्च करनी है। इसका इंजन क्या है, इसका फ्यूल क्या है, ये कैसे काम करता है, तुम्हें इस चीज हाँ, मतलब उसमें कोई वो बूस्टर्स वगैरह दिखाई नहीं दे रहे थे ना। हाँ। तो अब क्या होता है कि बॉब लजार काफी टाइम तक वहाँ पे काम वाम करता है, सब करता है। फिर उसको धीरे धीरे रियलाइज होने लगता है कि मतलब यार ये जो चीज है, उसको बताते नहीं है वो कि ये बाहर का है, कुछ ऐसा है, अच्छा एलियन शिप है ये, उसको ऐसा कुछ नहीं बताते वो। उसको बोलते हैं कि बस तुम्हारा ये काम है, ये काम करो, इससे इस पे ये काम करो, फालतू सवाल जवाब नहीं। जब उसको धीरे धीरे रियलाइज होने लगता है, उसने खुद बोला कि जब मैं एरिया 51 के थोड़ा और पार्ट्स में इधर उधर जाने लगा मैं, और मेरे को पता चलने लगी बातें कि मतलब कि कुछ ऐसे एलियन बॉडीज भी हैं, ये भी हैं, वो भी हैं, तो मेरे को पता चल गया, तो मेरे को रियलाइजेशन हो गया भाई ये जो चीज़ पे मैं काम कर रहा हूँ ये हमारी दुनिया की नहीं है। फिर क्या होता है कि वो एक जॉर्ज नैप करके एक उस टाइम पे टीवी जर्नलिस्ट थे बहुत फेमस, बॉब लजार ने उनसे कांटेक्ट किया कि भाई मेरे पास ना एक ऐसी ऐसी स्टोरी है एलियन से जुड़ी हुई, आप आ जाओ। तो जॉर्ज नैप को पहले विश्वास नहीं हुआ कि भाई ये बंदा सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा। तो उसके जो साथी थे और मैंने बोला कि भाई चल के देख लेते हैं, सुन लेते हैं, सुनने की बात ठीक है भाई। वो पहुंचे उसके शहर में, उसने बोला कि भाई जिस जगह मैं काम करता हूँ वो गवर्नमेंट की बहुत तकड़ी सीक्रेट फैसिलिटी है, ठीक है, और मैंने सब कुछ NDA वगैरह सब कुछ साइन कर रखा है, मैं तुम्हें बता तो दूंगा लेकिन मैं कैमरे पे नहीं आऊंगा, ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम तुम्हारी वॉइस वगैरह मॉडिफाई करके ब्लैकआउट करके तब हम बात करेंगे तुमसे, ठीक है भाई। उन्होंने वैसे उससे बात करी, यूट्यूब पे भी है वो बॉब लजार जॉर्ज नैप इंटरव्यू, देख सकते हो तुम उसको, बहुत सही चीज है वो। तो अब होता क्या है कि जॉर्ज नैप उससे पूछने लगा इंटरव्यू में कि भाई तुम कौन हो, क्या हो, ठीक है। उस बंदे ने MIT से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रखी है, सब कुछ कर रखा है, बहुत रेप्यूटेड कंपनीज में उसने काम किया, उसने बेसिकली साइंटिस्ट ही मान तो उसको एक तरीके का। तो उसने बताया कि मेरे को ऐसे हायर किया था एक स्पेसक्राफ्ट के प्रपल्शन सिस्टम को रिवर्स इंजीनियरिंग करने के लिए, ठीक है। मुझे ये पता लगाना था कि ये स्पेसक्राफ्ट चलता कैसे है, इसका फ्यूल क्या है, ठीक है, इसका इंजन कैसे काम करता है। तो उसने चीज़ें बताई कि जब मैंने उस स्पेसक्राफ्ट को देखा, सबसे पहले तो उसको था कि वो एक एंटी ग्रेविटी स्पेसक्राफ्ट था, ताकि वो स्पेसक्राफ्ट हमेशा हवा में रहता था, हवा में तैरता रहता था, ठीक है। किसी को नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर उसके बाद कहना है कि जो स्पेस क्राफ्ट था वो, कि जब हम उसके अंदर घुसे तो कह रहा कि कहीं से भी ना वो ऐसा फील नहीं होता था कि उसको अलग अलग पार्ट जोड़ के बनाया गया। वो ऐसा फील होता था कि मतलब कि वो पूरा एक ही है। अच्छा, कि वो पूरा एक ही है, मतलब हर कॉर्नर उसका ऐसे राउंडेड था, पूरा वो था कि वो ऐसा लगता था पूरा एक ही है, कहीं पे भी उसके अंदर एक बोल्ट एक पेच नहीं था, ऐसा लगता था पूरा एक ही है। मतलब एक तरीके से मान के तूने वो देखा है वो आजकल वो 3D प्रिंटिंग करते हैं। 3D नहीं, 3D प्रिंटिंग नहीं देखी तूने? नहीं। अरे यार तुझे कैसे बताऊं मैं, इंजेक्शन मोल्डिंग पता है तेरे को? नहीं, इसमें देख लेते हैं। अब बेसिकली 3D प्रिंटिंग क्या होता है कि 3D प्रिंटिंग ये होता है कि आपने कंप्यूटर में कोई भी डिजाइन का वो प्रिंट डाला, चाहे वो भले ही एक स्फेरिकल हो, 3D स्फीयर हो, और जब तक 3D प्रिंटर से 3D प्रिंट करने लगेगा तो क्या होता है, उसको ग्राउंड जीरो से उसको प्रिंट करना शुरू करता है, ऊपर 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 आके टक। तब क्या होगा कि वो उसने एक साथ ही पूरा स्फीयर प्रिंट कर दिया, दो अलग अलग पार्ट करके ऐसे जोड़ेगा तो उसको वो चीज नहीं, उसने पूरा एक साथ ही। अच्छा हाँ, मैं समझ गया तेरा कहने का मतलब, समझ गया मैं तू कैसे कहना चाह रहा। एक साथ ही उसने पूरी बॉडी प्रिंट करके बना दी। वो ऐसा था कि अब उसके अंदर ना कोई कॉर्नर है ना कोई जॉइंट है, ठीक है, वो एक साथ ही पूरा बन गया, इस तरीके से समझ तो ये चीज थी कि पहले तो उसके अंदर कोई जॉइंट नहीं था, हर कॉर्नर हर चीज ना एकदम राउंडेड थी, कॉर्नर्स थे ही स्पेसक्राफ्ट के अंदर।
और कोई ना बोल्ट ना रिवेट ना कुछ भी नहीं था उसके उसको अंदर, खोलेंगे नट वट कैसे कुछ थे? नहीं था। ठीक है। फिर उसने बोला कि उसका जो प्रपल्शन सिस्टम था, कह रहा कि वो चलता था उससे, एक उसने एलिमेंट बताया था, एलिमेंट 115। ठीक है। अच्छा। और उसने बोला एलिमेंट 115, कह रहा है ऐसा एलिमेंट तो हमारे पीरियोडिक टेबल में है ही नहीं आज के टाइम पे। उसने जॉर्ज ने अपने बोला उससे, उसने बोला कि क्योंकि वो एलिमेंट हमारी अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है। साइंटिस्ट ने सिर्फ उसको नाम दिया एलिमेंट 115। तो ठीक है भाई, लेकिन वो उससे चलता है वो। अब क्या हुआ उसके बाद कि उसने सारी कहानी बताई, अपना सब कुछ बताया कि भयंकर इस तरीके से ऐसे ऐसे चीज़ें हुई, ये हुआ वो हुआ, बहुत सारी चीज़ें। अब फैसिनेटिंग चीज़ ये है कि यूएस गवर्नमेंट ना उस एरिया को अभी रिसेंटली 8-10 साल पहले तक ये बोलती आ रही थी कि भाई कि ऐसी तो कोई जगह एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ये सब बोगस है, एरिया 51 नाम की कोई जगह ही नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है। लेकिन फिर 8-10 साल पहले जब इतनी ज्यादा स्टोरीज बाहर निकलने लगी, सब कुछ होने लगा, लोग बाग चोरी चोरी अंदर घुसने लग गए थे। अंदर तो घुसने की वहाँ किसी को मना ही नहीं है। वहाँ सीधा ये है कि कोई भी तुम्हें दिख जाए आसपास भी, फेंस के पास भी खड़ा हुआ दिख जाए ना, तो वहाँ पूरी अथॉरिटी है, जो फौजी वहाँ पे गार्ड, गोली मार देंगे, गोली मार दो सीधा। वो तो क्या है कि वो उनके हाथ में दे रखा है, अगर तुम्हें लगे ना गोली मार दो सीधा, कोई भी सस्पिशियस लगे मारो, गोली मार दो। ठीक है। अब वो उनका डिसीजन है कि वो आके पहले पूछ ले किसी इंसान से कि भाई क्या सीन है, क्या चक्कर है। ठीक है। या फिर उनका डिसीजन है कि वो गोली मार दो। ठीक है। तो पहले तो उन्होंने ये चीज देखी कि भाई इतनी सारी कहानियां बाहर निकल रही हैं, इतनी सारी बातें लीक हो रही हैं, न्यूज़ लीक हो रही हैं एरिया 51 करके। फिर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ एरिया 51 जैसी जगह है, पर वहाँ पे ये एलियन विलियन जैसी ये कुछ बकवास नहीं होती, ये सब बोगस बातें हैं, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है, ये सब ऐसा कुछ नहीं होता वहाँ पे। फिर लोगों ने कहना शुरू करा कि हाँ 10 साल पहले तक तो हम ये भी सुन रहे थे कि एरिया 51 जैसी कोई चीज़ नहीं है। आज तुम एक्सेप्ट कर रहे हो कि एरिया 51 जैसी चीज़ है, पर वहाँ पे एलियन जैसी कोई बात ही नहीं है। ठीक है। फिर दूसरा बोले कि अच्छा ठीक है, वहाँ पे अगर एलियन विलियन जैसा कुछ नहीं है तो ये बताओ कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा हाई सिक्योरिटी क्यों है कि तुमने वहाँ पे लोगों को देखते ही शूट करने के ऑर्डर दे रखे, जबकि अमेरिका की किसी और मिलिट्री बेस पे ऐसा ऑर्डर नहीं है। तीसरी चीज़ फिर ये आती है कि एरिया 51 के ऊपर का जो एयर स्पेस है ना वो रेस्ट्रिक्टेड है, उसके ऊपर से कोई भी फ्लाइट, जेट, हेलीकॉप्टर कुछ भी उड़ के नहीं जा सकता। ठीक है। वो रेस्ट्रिक्टेड एयर स्पेस है, अगर कोई कोशिश भी करेगा तो उसको बूम उड़ा दो। अच्छा। ऐसे मैंने कि भाई ऐसा क्यों है? बोलते कि नहीं यहाँ पे हमारे कुछ मिलिट्री सीक्रेट प्रोजेक्ट्स चलते हैं, तो उस चीज़ को सीक्रेट रखने के लिए और वो लीक ना हो, तो इसलिए हमारे ये सिक्योरिटी मेजर्स हैं। इस तरीके से वो कवर अप करते रहते हैं बातों को। तो रॉसवेल न्यू मैक्सिको एरिया 51 की तो ये कहानी है कि वहाँ पे सच में एक हैंगर है S4। ठीक है। एरिया 51 के अंदर S4 नाम का एक बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट हैंगर है, जिसके अंदर ये सारी की सारी रिवर्स इंजीनियरिंग चलती है एलियन स्पेसक्राफ्ट के ऊपर, यूएफओ के ऊपर, जहाँ पे बॉब लजार काम करता था। और जो एरिया 51 के अंदर मतलब ऐसा बोलते हैं कि काफ़ी अंडरग्राउंड सिस्टम है वहाँ पे। ठीक है। जहाँ पे ये जितने भी एलियंस वगैरह मिले, सब कुछ मिले, उनकी बॉडी के ऊपर ऑटोप्सी हुई है और उनकी बॉडी के ऊपर आज भी रिसर्च करी जा रही है। वो देख रहे हैं कि इनका बायोलॉजिकल पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कैसा था, सब चीज़ें, है ना। और जो मैं बता रहा था ना तेरे को कि बॉब लजार ने बोला था कि एक एलिमेंट 115 नाम की एक चीज़ थी जिससे उनका स्पेसक्राफ्ट चलता था। हाँ। अभी रिसेंटली 6-7 साल पहले साइंटिस्ट ने वो एलिमेंट डिस्कवर कर लिया। कहाँ पर? लैब के अंदर ही। अच्छा, लैब के अंदर नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता, वो बनाया जा सकता है वो। अच्छा। तो लोग एकदम कान खड़े हो कि यार इस बंदे ने आज से 30-40 साल पहले ये बात बोल दी थी कि एलिमेंट 115 क्या एलिमेंट है, और ये साइंटिस्ट आज इसको डिस्कवर कर रहे हैं। ठीक है।
तो लोगों को सस्पिशन सा लग गया बहुत ज़्यादा। तो उसमें अब यही हो गया कि जो एलिमेंट 115 है कि डिस्कवर तो कर लिया, हाँ। लेकिन उसका क्या है कि वो बहुत ही कम टाइम के लिए ना हमारे जो एटमॉस्फेयर है, नॉर्मल एटमॉस्फेयर है, बहुत कम टाइम के लिए उसमें अपनी नॉर्मल फॉर्म में रह सकता है, स्टेबल फॉर्म में रह सकता है। ठीक है, अगर उसको हम स्टेबल कर लें, साइंटिस्ट का ऐसा कहना है जिन्होंने डिस्कवर किया है कि अगर हम उसको स्टेबल कर ले तो मतलब बहुत टेक्नोलॉजिकली बहुत सारी चीज़ों में हमको एडवांसमेंट दे सकता है वो। ये चीज़ है। क्या पता ऐसा हुआ हो कि वो हमारे एटमॉस्फेयर के लिए बनाई नहीं है। मे बी ऐसा हो है ना, सकता है। क्योंकि जब उनका स्पेस क्राफ्ट आया था एलियंस का, वो भी हमारे एटमॉस्फेयर में आके क्रैश हो गया। हो सकता है ऐसा भी। और ये तो हुई तुम्हारी रॉसवेल। हाँ, बॉब लाज़ार की पूरी और स्टोरी देखने के लिए यूट्यूब पे एक डॉक्यूमेंट्री है बॉब लाज़ार के ऊपर बनी हुई है, बॉब लाज़ार एंड एरिया 51 ऐसे डालोगे ना तो डॉक्यूमेंट्री, वो डॉक्यूमेंट्री देख सकते हो, बहुत मस्त डॉक्यूमेंट्री है वो। फिर रॉसवेल हो गया हमारा, एरिया 51 हो गया, बॉब लाज़ार हो गया। अब चलते हैं हम किस तरफ? मार्स। एक और एलियन केस है, एक और है। हाँ, एक वहाँ पे हुआ था। ये एक हमारे इंडिया के हैं कुछ केसेस वगैरह? इंडिया में है, बट इंडिया के केसेस की इतनी ज़्यादा स्टोरी। हाँ, एक मैं बताता हूँ। इंडिया में एक केस ये हुआ था कि ये जैसलमेर जगह है, हाँ, ठीक है, सन 2000 शायद, पता नहीं, 2 से 5 के बीच की बात होगी, कोई मोटा मोटा ऐसे। दोपहर का टाइम था, हाँ, गर्मियों का दिन, ठीक है, लोग सब अपने घरों में बैठे हुए हैं, सब बढ़िया एकदम अपना मस्त। अचानक से लोगों को एक बहुत तगड़े, मतलब बहुत ही तगड़े साउंड का ऐसा एहसास होता है कि मतलब उनको, लोगों को ऐसा लगता है बहुत थोड़ी साउंड आती है, मतलब बम फट गया, क्या हो गया। अच्छा, बहुत थोड़ी साउंड, ठीक है। तो लोग सब अपने घरों से बाहर छतों से निकल के देखेंगे, तो देख रहे हैं आसपास मतलब कुछ भी नहीं है, सब नॉर्मल है, हाँ, ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है आसपास। तो लोग कह रहे, सस्पेशन में आ गए, भाई क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। फिर कुछ लोग बाहर गए निकल के, तो देखा कोई मिलिट्री वाले तो नहीं है यहाँ पे, कुछ वो तो नहीं कर रहे अपना, देखा ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर खबर फैलनी शुरू हुई बहुत तगड़ी, तो मिलिट्री वाले से बोला कि हमारी तो वहाँ पे मतलब मिलिट्री भी नहीं है इस टाइम पे, कुछ ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो वो बड़ी मिस्ट्री बनी रह गई कि वो जो सोनिक बूम था, हाँ, ठीक है, मतलब सोनिक बूम किसे कहते हैं, जैसे वो जेट जब होता है ना हवा में, तो ऐसे जो आवाज आती है ना, तो उस आवाज को मतलब into 100 कर दे, ऐसा सोनिक बूम ऐसे आवाज हुई, और ऐसा लगा कि मतलब कुछ ऊपर लॉन्च हो गया ऐसे लगे कुछ। हाँ, मतलब लॉन्चिंग के टाइम पे होता ना ऐसा, हाँ, एकदम से एक साथ मतलब इतना ज्यादा वो निकलता, प्रेशर निकलता है, जिस वजह से वो क्रिएट होती है, वो आवाज बनती है ना, हाँ। तो लोगों को समझ नहीं आया कि वो आवाज कैसी थी, तो वो आज तक एक मिस्ट्री है, उसका कुछ जवाब ही नहीं पता चला कि क्या आवाज थी, कैसी आवाज थी, किस वजह से हुई, कहाँ से हुई, कुछ नहीं पता चला। एक वो मिस्ट्री आज तक बहुत तगड़ी। बाकी तो इंडिया में जो यूएफओ वगैरह जो देखने की जो चीज़ें हुई हैं ना, वो बेसिकली तुम जाओगे ये लेह लद्दाख साइड ऊपर पहाड़ों में, और जो हिमालयाज का जो एरिया है ना, वहाँ जाओगे तो वहाँ पे तो हुई हैं चीज़ें ऐसी, और मतलब वहाँ से तो काफ़ी सारी मतलब ऐसी कहानियाँ आती रहती कि हाँ, कि यहाँ पे मतलब मिस्टीरियस बड़ी ही लाइट्स वगैरह दिखाई देती हैं ऊपर आसमान में उड़ते हुए, जा रही हैं, आ रही हैं। तो लोग बोलते हैं कि ऐसा ऐसा है यहाँ पे कुछ, है ना, बट स्टोरीज उतनी ज़्यादा बाहर निकल के नहीं आ पाती। इंडिया में थोड़ा कम है, हाँ, ये कह सकता है तू कि कम क्या, मतलब वही है ना कि स्टोरीज बाहर निकल कर आए तो फिर पता चले ना हमको कि यहाँ की कितना ज्यादा है। अब हो सकता है ना यहाँ के लोग ध्यान ना देते हो, हाँ, ध्यान ना देते हो ना इस तरीके से, तो वो चीजें हैं। इंडिया का तो ये है, एक सोनिक उदयपुर या जैसलमेर है शायद, क्योंकि यहाँ पे अगर लाइट दिखेगी भी तो उसको कह देंगे, अगर कोई जा भी रही है लाइट नॉर्मली,
कुछ ना कुछ सुपरस्टिशन चीजें बता देंगे उसको कि हाँ ये ज्यादा है, ये ज्यादा है। बेसिकली यार देख, अगर हम मेरे को भी कोई ऐसे नॉर्मल लाइट जाते हुए दिखे तो मैं भी पहली बार में नहीं सोचूंगा कि हाँ यार ये यूएफओ हो सकता है। मैं भी सोचूंगा कि यार ये टूटता हुआ तारा होगा या कोई लाइट जा रही होगी। हाँ। मैं भी इतना ध्यान नहीं दूंगा। बेसिकली ये है। तो क्योंकि एक तो क्या ना, हमारे यहाँ पे ऐसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज वगैरह चलती भी नहीं है ज़्यादा। नहीं चलती। एक तो हमारा ये भी तो, हमारा स्काई भी तो इतना बिजी है ना यहाँ पर, बहुत ज़्यादा। तो ये एक कहानी है ये यूके साइड की, यूनाइटेड किंगडम साइड की, रेंडलसन फॉरेस्ट नाम है उस जगह का। जंगल, ये उस जंगल का नाम रेंडलसन फॉरेस्ट है। बेसिकली होता क्या है कि एक सुबह एक आदमी हंटिंग करने के लिए जाता है जंगल में। अब जंगल में वो जाता है हंटिंग करने के लिए। हाँ। अपना बैठा होता है वो, तो शिकार की तलाश में बैठा होता है अपना। तो क्या देखता है कि आसमान में ना एक ऐसी कोई चीज, स्फेरिकल चीज है, वो उड़ रही है आसमान। अच्छा। ठीक है, वो आसमान में उड़ रही है। वो स्फेरिकल चीज है, एक गोलाकार चीज है, वो आसमान में उड़ रही है, पूरा इधर उधर चक्कर काट रही है पूरे जंगल के। वो ऐसे देखने लगता है उसको। तो अब एकदम से क्या होता है कि वो स्फेरिकल चीज रुक जाती है और उसको सडनली रियलाइज होता है कि इस स्फेरिकल चीज ने मेरे को देख लिया है। ठीक है, ऐसा रियलाइजेशन होता है उसको। तो वो खड़ा रहता है वहीं पे। तो कहता है वो कूम गाम के ना फटाक से उसके पास आ जाती है स्फेरिकल चीज। काफी बड़ा स्फीयर होता है वो। ठीक है, और उससे थोड़ी सी ही दूर वो नीचे जमीन पे लैंड हो जाती है। 3 उसके ऐसे पैर से निकलते हैं, लैंडिंग गियर से निकलते हैं, और वो नीचे लैंड हो जाती है जमीन पे। तो उसको देखता रहता है वो। ठीक है, पहले तो उसको देखता रहता है। फिर क्या होता है, फिर वो देखता है कि एक छोटा सा ना उसमें से वो खुला, गेट टाइप खुला छोटा सा। और देखते हो छोटे से ना उसके अंदर से 2 छोटे छोटे गोले से आए निकल के। अच्छा। ठीक है, उससे पहले नहीं, हाँ, उसके बाद ही होती है वो चीज। छोटे से गोले आए पहले निकल के। वो देखता है कि वो गोले आते हैं एकदम, और उसके ना पैर में ऐसे कुछ मैकेनिकल से आर्म वगैरह निकलते हैं, उसको पकड़ लेते हैं पैरों से, और वो नीचे गिर जाता है और उसको खींच के उस शिप की तरफ ले जा रहे होते हैं। अच्छा। कह रहा कि बंदा वो चिल्लाने लग जाता है, छुटाने लग जाता है। ठीक है, तो वो नहीं छोड़ रहे होते उसको। शिप के पास पहुंचता जा रहा है। तो फटाक से वो अपनी गन निकालता है और फायर करता है। अच्छा। ठीक है, ठाए उन गोलों की तरफ। तो कह रहा कि उनको लगती तो नहीं है वो गोली, लेकिन फिर भी वो गोले ना उसको छोड़ के उसके पैरों को उस शिप के अंदर वापस चले जाते हैं। अच्छा। और फिर वो ना उस शिप की तरफ भी 2-3 बार फायर करता है वो। तो अब एकदम से क्या होता है कि वो शिप शांत खड़ी रहती थी, फिर एकदम वो आवाज करने लगती है, वो कह रहा कि वो जमीन पर पड़ा हुआ हूँ मैं, धीरे धीरे उठने की कोशिश कर रहा हूँ। कह रहा एकदम से वो शिप टेक ऑफ होती है, और उसको एकदम से उसके टेक ऑफ होने से एकदम प्रेशर सा लगता है, झटका सा। कह रहा कि मैं उड़ के पीछे गिर गया बेहोश। थोड़ी देर बाद उसकी आंखें खुलती है, उसको होश आता है, और फटाफट वो अपने घर की तरफ दौड़ता है। अच्छा। ठीक है, घर जाता है। घर जाके फिर उससे घर वाले देखते क्या हो रखा है। वो देखता है उसकी छाती पे ना ऐसे बर्न मार्क्स हो रखे होते हैं। अच्छा। जली होती है उसकी छाती, बर्न मार्क्स हो रखे हैं। उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। तो हॉस्पिटल में डॉक्टर होता है, उसके घाव को देख के बड़ा ही चौंक जाता है। अच्छा। चौंक जाता है इन द सेंस कि वो देखता है कि उसकी जो छाती पे जो पूरा का पूरा जो मार्क होता है ना बर्न, वो इन द फॉर्म ऑफ क्यूब्स होता है। कि छोटे छोटे क्यूब्स बने हुए एक लाइन में। ठीक है, और सारे क्यूब मिलके 3-4 हॉरिजॉन्टल रोज है, वो मिलके एक ऐसा इफेक्ट दे रही है कि एक जाली वाला स्ट्रक्चर बना हुआ है पूरा। कह रहा कि यार तुम किससे जले हो, किस चीज से जले हो तुम, ये मतलब कुछ अजीब ही लग रहा है ये। ठीक है, और फिर पूछते हैं उसको। पहले तो बोलता कि भाई अगर मैं तुम्हें बताऊंगा ना तुम विश्वास नहीं करोगे, तो विश्वास नहीं करोगे मेरा। ठीक है, और मैं मजाक का खेल नहीं बनना चाहता। पहले तो तुम मेरे को ठीक कर दो, उसके बाद बताएंगे कहानी सारी क्या है। ठीक है, उसको ठीक भी कर दे, थोड़ा रिकवर करता है, वो थोड़ा बेटर होता है। फिर धीरे धीरे हॉस्पिटल में ना बात फैलने लग जाती है खुशबुसाहट में। भाई ये बंदे को ऐसा हो रखा है, वैसा हो रखा है, ये चीजें हो रखी हैं। ठीक है, तो जैसे धीरे धीरे रिकवर होता है तो डॉक्टर उससे आके पूछता है कि भाई अब बताओ आपकी
क्या बात हुआ थी? है आपको, क्या क्या बात हो रखी है। तो वो बताता सारी कहानी कि मैं ऐसे ऐसे जंगल में हंटिंग के लिए गया था, मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो डॉक्टर कह रहा है कि यार कि मतलब देखो यकीन तो मेरे को हो नहीं रहा है, बट चलो तुम कह रहे हो तो मैं मान लेता हूँ ऐसे ऐसे ये वो। फिर बात फैलती है धीरे धीरे। फिर उसके पास आते हैं पुलिस वाले, ठीक है। तो पुलिस वालों को बताता है वो कि हाँ ऐसी बात हुई थी, ये हुई थी, वो हुई थी। पुलिस वाले उससे बोलते कि तुम जंगल में मुझे उस जगह लेके जा सकते हो। तो उसने बोला कि हाँ ले जाऊंगा, मैं दूर से बता दूंगा पर उस जगह पे जाऊंगा नहीं मैं। बोला ठीक है कोई बात नहीं, मत जाना, बता देना हमको। ठीक है, वो दिखा देता है। तो जो पुलिस वाले थे, जैसा जैसा वो एक्सप्लेन करता है ना कि पूरा कि हाँ वो वहाँ पे क्राफ्ट लैंड हुआ था, ये हुआ था। अब इस बात को बीत चुके हैं होते होते पूरे 3-4 दिन बाद वापस पुलिस वाले वहाँ जा गए। तो जिस जगह पे उसने बताया था कि वो स्फीयर क्राफ्ट जो था वो लैंड हुआ था, ठीक है, उस जगह पे उनको पूरे 3 मार्क्स दिखते हैं, निशान होते हैं, मतलब फुटप्रिंट टाइप के दिखते हैं वो स्पेस क्राफ्ट के जो निकले थे उसमें। जहाँ जिस जगह वो लैंड हुआ होगा ना वो 3 लैंडिंग गियर के उनको निशान दिखते हैं, ठीक है। फिर वो 3 निशान भी दिख गए उनको। 3 निशान दिखने के बाद उनको वहीं पे दिखते हैं कि किसी बंदे को जमीन पे घिसड़ा गया है, उस चीज के भी निशान दिख जाते हैं उनको वहां पे। फिर उसके बाद जो उस बंदे ने बताया था ना कि 2 स्फेरिकल बॉल्स ही निकली थी जमीन पे, ठीक है, और वो मेरी तरफ घूमते हुए रेंगते हुए आती जमीन पे, तो उनको जमीन पे वो निशान भी मिल जाते हैं। अच्छा, कि हाँ ये लैंडिंग गियर के पास से 2 निशान जा रहे हैं ऐसे उस तरफ और उस तरफ से, फिर जाके एक जगह पे रुक के और ये इसको खींच रहे हैं, निशान है। अब उनको दिख गई, फोटो खींची उन्होंने, कहा भाई हाँ मिल गया यार हमको तो। फिर इस चीज पे भी काफी ज्यादा वो चली थी बातें है ना। एक ये केस हुआ था, रियल केस। फिर एक एलियन एब्डक्शन का बहुत फेमस केस है, बेटी एंड बार्नी हिल। ठीक है, बेटी एंड बार्नी हिल का फेमस अबडक्शन केस ये है कि उसमें क्या होता है कि 2 हस्बैंड वाइफ होते हैं, ठीक है, बेटी और बार्नी। तो वो अपने किसी फ्रेंड या रिलेटिव से मिलके आ रहे होते हैं। तो उनके घर जाने का रास्ता मतलब एक ही होता है, तो अपना डेली की तरह वो अपना घर जा रहे होते हैं। आसमान में देखते हैं कि ना एक अजीब सी मतलब ग्लोइंग लाइट है, ठीक है, वो जल रही है। तो हस्बैंड वाइफ दोनों देखते करे कि अरे हाँ दिख रहा है हमको, पहले इग्नोर करके कि यार कुछ प्लेन होगा, चल देते हैं आगे। वो आगे चलते हैं, निकलते हैं। तो फिर थोड़ी देर में उनको रियलाइज होता है कि यार वो जो लाइट थी ना वो उन्हीं को फॉलो कर रही है, उनके पीछे पीछे आ रही है। हाँ, तो वो डर जाता है थोड़ा कि यार ये क्या है, हमको फॉलो कर रही है ये। फिर उसके बाद जो बार्नी होता है फटाफट गाड़ी चलाता, तेज एकदम गाड़ी चला के एकदम घर पहुंच गया। घर जाके दोनों हस्बैंड वाइफ सो जाते, कहते कि हाँ चलो यार बच गए, बढ़िया हुआ, ठीक है। नेक्स्ट डे सुबह जब उठता है तो बेटी होती है, वो देखती है उसकी बॉडी पर कुछ मार्क्स से हो रखे हैं, निशान से पड़े हुए हैं। बार्नी उठता है, वो भी देखता है उसकी बॉडी पे निशान से पड़े हैं। यार पता नहीं कुछ हो गया होगा, शायद कुछ बीमारी हो गई। डॉक्टर को दिखाते हो, कहते हैं तुम फिट हो एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी होता है 2-3 दिन बीतने के बाद उनको रात को डरावने सपने आने शुरू। अच्छा, दोनों हस्बैंड वाइफ को, ठीक है। और सपने में क्या देख रहे हैं वो कि वो किसी टेबल पे लेटे हुए हैं, कोई उनको ऐसे शरीर में उनके काट रहा है, चीरे लगा रहा है, ऐसे देख रहा है उनको। सपने में ये देख रहे हैं। अब वो हो गए भाई बेचैन, परेशान। तो क्या हुआ, उन्होंने अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स से बात शेयर करी कि भाई ऐसे हमको तो रात को ऐसे सपने आते हैं, हम बहुत परेशान हो रखे, बहुत ही ज्यादा परेशान हो रखे हैं इस चीज से। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि भाई एक हिप्नोथेरेपिस्ट है हमारा जानने वाला, हम उससे बात कराते हैं और तुम उसके पास जाओ, वो इस चीज़ का सॉल्यूशन कर देगा हिप्नोटिज्म से। तो उस हिप्नोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं, हिप्नोटाइज करवाते हैं अपने आप को, सेशन लेते हैं। अब क्या होता है कि जो उसका जो हस्बैंड था और उसके फ्रेंड्स वगैरह बाहर बैठे हुए थे,
जो हिप्नोथेरेपिस्ट आता है ना, वो हिप्नोटाइज करने के बाद, पूरा सेशन करने के बाद बाहर आता है कमरे से, तो कहते हैं कि यार कि मतलब ना मेरे को यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने अभी क्या एक्सपीरियंस किया। ठीक है, तो वो उसका जो हस्बैंड होता है बार्नी, वो पूछता है कि क्या मतलब, तो ठीक तो है मेरी वाइफ है, ठीक तो है सब। कह रहा कि तुम्हारे साथ भी एक सेशन करना है मेरे को। वो उसके हस्बैंड को भी बुलाता है, उसके साथ भी सेशन करता है। तो अब उसको चीज़ें यकीन नहीं हो रही, क्योंकि वो हिप्नोटिज्म वाली स्टेट में जाके ऐसी ऐसी बातें बता रहे हैं उसको। तो अब उसने बोला कि भाई की मतलब बताओ तो सही कि ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या तुम हुआ, तुम बता नहीं पा रहे। तो वो बंदा क्या था कि जो भी हिप्नोथेरेपिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, बेसिकली अपने साथ ना एक ऑडियो रिकॉर्डर रखते हैं, कि उनके सेशन में वो जो भी बात कर रहे हैं अपने पेशेंट से हिप्नोटाइज्ड स्टेट में, वो चीज़ रिकॉर्डेड रहे ताकि पेशेंट को बाद में सुनाई जा सके चीज़ें। तो वो बेटी और बार्नी को टेप सुनाता है, ठीक है, कि ये सुनो, टेप सुनाता है वो। तो उसमें आता पहले हिप्नोटाइज कराता है उनको, हिप्नोटाइज करके वो उनको पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन होता ना ऐसे कि वापस ले जाते हैं वो, देखने के लिए कि किस दिन से शुरुआत हुई है। तो वो उस दिन पे उनको वापस ले जाता है जिस दिन वो रात को गाड़ी से, कार से वापस आ रहे होते हैं। तो अब क्या होता है कि कार से वापस आ रहे होते हैं वो, तो उनको तो ये लगता है कि हम तो कार से आगे फटाफट तेज चला के बच के आ गए हम। लेकिन जब हिप्नोथेरेपी उन्होंने ली और जब उनकी बातों को रिकॉर्ड किया गया, तो उसमें ये सामने आता है कि वो ये बोलते हैं कि वो हमारी कार के सामने आ गए और उन्होंने हमारी कार को रोक दिया। फिर एकदम से ही लाइट आती है उसमें से निकल के, स्पेसक्राफ्ट में से, और वो हिप्नोटाइज टाइप होते हैं, वो गाड़ी में से बाहर निकल जाते हैं दोनों हिप्नोटाइज हो गए, और स्पेसक्राफ्ट उनको ऊपर खींच लेता है। अच्छा, ठीक है, फिर वो स्पेसक्राफ्ट में चले जाते हैं। स्पेसक्राफ्ट में जाने के बाद क्या होता है कि उन दोनों को टेबल पे लिटाया जाता है, ठीक है। फिर वो बोलते कि कोई अजीब सा मतलब शक्ल वाला इंसान मेरे सामने आया, उसने मास्क वास्क पहना हुआ था मुंह पे, करेगी ह्यूमन सा तो नहीं लग रहा था वो, हेलमेट मास्क वास्क पहना हुआ था। और उसके बाद सेम वही चीज कि उसको ये फील हो रहा था कि वो इंसान उससे ना उसके दिमाग में बात कर रहा है। कह रही कि मेरे को ये सुनाई दे रहा है कि मैं चिल्ला दी थी खूब, तो उसको ये सुनाई देता है कि तुम चिल्लाओ मत, हम तुम्हारे साथ कुछ भी ऐसे बुरा नहीं करेंगे, ठीक है, हम बस खाली रिसर्च कर रहे हैं ह्यूमंस पे, इस टाइप का कुछ बोला उन्होंने। तो वो शॉक हो जाती है पूरी की पूरी। फिर क्या होता है कि फिर वो बोलते कि एकदम से ना एक और बंदा आता है, एलियन, कह रहे कि वो दिखने में बिल्कुल अजीब सा ही था, मतलब कह नहीं सकते कि ह्यूमन था, कह सकते अजीब सा ही था वो दिखने में। कह रही कि तो जो मेरे से बात कर रहा था वो उसको आके डांटने लग जाता है। अच्छा, कह रही कि उनके कन्वर्सेशन से ये फील हो रहा था कि वो उससे कह रहा था कि तुम इससे इतनी बातें क्यों कर रहे हो, इससे बातें मत करो, ये मत करो, वो मत करो, जो तुम्हारा काम बताया गया तुम वो करो, फिर उसको बाद इनको भेज दो यहाँ से, भगा दो इनको यहाँ से, ठीक है। अरे कि वो बंदा अपना काम वाम करता है, सब करता है। फिर उसके बाद वहाँ पे वो पूछती है कि तुम लोग कहाँ से आए हो, कौन हो। तो ना उसको कह रही कि एक वो मैप सा निकालता है, मशीन सी होती है, उसमें एक मैप दिखाता है वो पूरा। तो कह रही कि वो पॉइंट करके दिखाता है कि हम यहाँ से आए हैं, ठीक है। बात हो जाती है। फिर क्या होता है कि फिर उनको वो स्पेसशिप वापस उनकी गाड़ी में बिठा देता है, सब करके एलियन उनको, और जाने देते हैं। और वो क्या करते हैं कि उतने घंटे में जो कुछ भी हुआ उनके साथ, वो उनकी मेमोरी बंद कर देते हैं। मतलब उनको ऐसा लगेगा आँख खोलते कि वो गाड़ी ही ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, मैं समझ गया। मतलब एक कैमरा है, हमने उस मतलब चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है, हमने बीच की उसकी रिकॉर्डिंग को पॉज कर दिया, लेकिन हम जब दोबारा से उसको प्ले करेंगे तो जो पॉज वाली रिकॉर्डिंग है ना, या बंद करी हुई रिकॉर्डिंग, वो हट जाएगी, वो
वहाँ से चालू हो जाएगा, लेकिन वो वाला टाइम स्किप हो गया उनका, वो वाला टाइम स्किप हो गया जिसमें तो उनको रियलाइज होता है कि अच्छा ऐसे ना सपने आ रहे हैं। फिर क्या होता है कि उनकी जो एक खबर होती है ना बहुत तकड़ी ब्लो अप कर जाती है, न्यूज़ चैनल वालों को पता चल जाता है सब, तो उनको न्यूज़ पे बुला के इंटरव्यू लिया जाता है, सारी कहानी बताती है वो अपनी। फिर क्या होता है कि न्यूज़ चैनल वाले उससे बोलते हैं कि अच्छा कि जो उन्होंने मैप दिखाया आपको ना, आप वो मैप बना के दिखाओ। अच्छा, ठीक है, वो मैप बना के दिखाती है, 3 डॉट्स बनाती है स्टार के, ऐसे ऐसे ये सब। अब क्या होता है, अब एक साइंटिस्ट से उस मैप को एनालाइज करवाया जाता है कि आप बताओ कि ये कुछ है भी ऐसा ऐसा, तो एनालाइज करते हैं ना उस चीज़ को, तो कहते हैं कि है तो कोई चीज़, ठीक है, ये चीज़ है, मुझे पता है ये क्या है। और कह रहे कि बोलते हैं कि मुझे ना उस लेडी से कुछ सवाल पूछने हैं। तो लेडी सवाल पूछी कि तुम्हारा प्रोफेशन क्या है, नॉर्मल हाउस वाइफ हूँ, साइंस पढ़ी है तुमने, कह रही कि कितनी डीपली पढ़ी है, कुछ खास डीपली नहीं, ऐसे सोलर सिस्टम के बारे में पूछा, यूनिवर्स के, तो उस लेडी को कुछ खास ज्ञान नहीं। ठीक है, फिर बाद में जो साइंटिस्ट था ना वो ये बताता है कि यार इस लेडी ने जो ड्रॉ किया है ना, ये एग्जैक्ट स्टार मैप है ज़ेटा रेटिकुलाई स्टार सिस्टम का। अच्छा, जैसे वो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है ना, ऐसे ही ज़ेटा रेटिकुलाई स्टार सिस्टम भी एक गैलेक्सी मान लेते एक तरीके। उस चीज़ का उस लेडी ने, बेटी ने एकदम एग्जैक्ट स्टार मैप ड्रॉ करके दिया कि ज़ेटा रेटिकुलाई सिस्टम के जो 3 मेन स्टार्स हैं वो साइड में रखे थोड़ा, फिर उसके आसपास उसने 4-5 जो और स्टार्स हैं वो बनाए उसने सब। तो उस लेडी को ये कैसे पता चल गया, है ना, कभी उसने साइंस की पढ़ाई नहीं करी, कुछ नहीं करी, और नॉर्मल साइंस की किताबों में ज़ेटा रेटिकुलाई एंड ऐसी बातें होती ही नहीं है ये। तो ऐसा भी नहीं है कोई नॉर्मल साइंस की किताब में पढ़ के इसने अपने दिमाग में अपने आप कहानी बना ली ऑटोमेटिक, है ना, तो ये चीज़ भी नहीं हो सकती। तो वो केस भी बहुत बहुत ब्लो अप गया था कि हर किसी ने डीबंक करने की कोशिश करी थी उस केस को कि नहीं झूठ बोल रहे हैं। तो ये था कि कोई उनकी केस को झुठला भी नहीं पाया, सब अपनी थ्योरी दे देते थे कि बस कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ये ऐसे बोल रहे हो सकते हैं, वैसे बोल रहे हो सकते, लेकिन कोई भी कॉन्क्रीट एक प्रूफ नहीं दे सका इस चीज़ का कि हाँ भाई कि ये झूठ बोल रहा है। ठीक है, और उनके पास अपनी बातें साबित करने के लिए वही हिप्नोथेरेपिस्ट जो था वो भी आ गया सपोर्ट में कि भाई मैंने खुद हिप्नोथेरेपी करी है। उसके बाद भी उन्होंने और हिप्नोथेरेपी के सेशंस वगैरह लिए थे, लाइव हुआ उनका, ठीक है, उसमें भी वो बिल्कुल साफ निकल कर आ गए। और वैसे भी हिप्नोथेरेपिस्ट मतलब हिप्नोथेरेपी ऐसी स्टेट होती है ना जहाँ पे आप झूठ बोल नहीं सकते, आपके दिमाग में जो है वो सच ही निकलेगा बाहर, क्योंकि तब आप अपने कंट्रोल में नहीं, सामने वाले के कंट्रोल में होते। हाँ, ये चीज़ें होती हैं। तो ये कुछ कहानियाँ थी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो बहुत फेमस है, उसके बारे में मतलब गूगल और यूट्यूब पे भी सर्च करा जाए। हाँ, और एक मून लैंडिंग के बारे में भी है। तो मतलब जितनी भी अभी बताई है मैंने इनके बारे में, मैं तो ये कहूँगा जो हमारे व्यूअर्स हैं जो हमें सुनते हैं देखते हैं कि बहुत फैसिनेटिंग टॉपिक है। और लाइफ में कभी आपको ऐसा लगे ना कि यार मज़ा नहीं आ रहा, कुछ अमेजिंग सा देखना है, कुछ नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम पे कुछ अच्छी मूवी देखने को नहीं मिल रही है, तो यूट्यूब पर जाओ और एलियन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जैसे सर्च करो, इतने अमेजिंग मतलब डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह मिलेंगी ना। हाँ, मूवीज देखने की जरूरत नहीं है, बहुत बढ़िया। इवन यहाँ तक कि नेटफ्लिक्स के ऊपर एक यूएफओ के ऊपर एक पूरी एक टाइप से शो कहूँगा मैं उसको, एक 6-7 एपिसोड का एक पूरा शो है यूएफओ के ऊपर, यूएफओ और एलियंस के ऊपर, वो देख सकते हैं। ठीक है, शायद से उसका नाम ये है यूएफओ टॉप सीक्रेट नाम है उस शो का, आप सर्च कर सकते हो नेटफ्लिक्स पे, देख सकते हो उस शो को, बहुत अमेजिंग है वो भी बहुत मज़ेदार शो है। तो और दूसरा एक फिर आता है मून लैंडिंग के ऊपर। बेसिकली तो पहली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो हो जाती है कि जो बोलते हैं कि मून लैंडिंग फेक है, कि वो एक हॉलीवुड के एक नॉर्मल स्टूडियो में रिकॉर्ड करके लोगों को टेलीकास्ट कर दी थी। बट वो मैं नहीं मानता, क्योंकि आज के टाइम पे जो इतनी एडवांस्ड सैटेलाइट्स वगैरह हो गया, तो आप आज के टाइम पे अगर जाओगे तो जो अमेरिका का जो झंडा वंडा है, अमेरिकन फ्लैग वगैरह है, वो आप देख सकते हो वहाँ पे प्रॉपर लगा हुआ। ठीक है, दूसरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है मून लैंडिंग से जुड़ी हुई वो ये है कि ये
3 लोग गए थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज ऑल्ड्रिन और थर्ड पर्सन का नेम क्या था? फ्रैंक करके कुछ था। हाँ, फ्रैंक अपोलो 11 एस्ट्रोनॉट्स। बेसिकली ये 3 लोग गए थे अपोलो 11। तो इसमें जो थे ये रहा, हाँ, बज एल्ड्रिन था, बज ऑल्ड्रिन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड लास्ट इज ये तो स्पेसशिप था उनका लूनार। माइकल कॉलिंस। हाँ, सो नील आर्मस्ट्रॉन्ग, माइकल कॉलिंस और बज ऑल्ड्रिन। तो माइकल कॉलिंस जो थे वो लूनार मॉड्यूल के अंदर बैठ के सब कुछ ऑपरेट कर रहे थे, नासा से कनेक्शन वगैरह बातें करना, ठीक है, वो सब कुछ ऑपरेट कर रहे थे। और जो मून की जो सरफेस पे उतरे थे वो उतरे थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड बज ऑल्ड्रिन, ठीक है। तो ऐसा बोलते हैं, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये है कि फर्स्टली तो मून पे जो गए वो सिंपली ऐसे ही नहीं गए थे मून पे, बिना किसी पर, जैसे बोलते ना कि ये यूएसएसआर और यूएसए के बीच में एक स्पेस रेस था। बेसिकली वो स्पेस रेस खाली इसलिए नहीं था कि कौन कितना ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांस है कि वो स्पेस में पहुंच सकता है। तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो बोलते हैं वो ये बोलते हैं कि वो स्पेस रेस इसलिए था कि दोनों कंट्रीज ने मून के ऊपर कुछ ऐसी एक्टिविटीज को होते हुए देखा था, ऐसी एक्टिविटीज के बारे में पता लगाया था कि जिसने उनकी क्यूरियोसिटी को जगा दिया था कि मून के ऊपर कुछ है क्या, कोई है क्या, ठीक है, इस टाइप की कुछ चीजें हुई थी। तब उन्होंने कहा था कि भाई मून के ऊपर जाना है, देखना है क्या सीन है। तो अपोलो 11 स्पेसक्राफ्ट लॉन्च हुआ। लॉन्च होने के बाद जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन मून पे उतरे, माइकल कॉलिंस लूनार मॉड्यूल के अंदर बैठे हुए थे, सब चीज़ें ऑपरेट कर रहे थे, टेक्निकल पार्ट, ठीक है। तो होता क्या है, उसी बीच में 10 से 15 मिनट के लिए वो लोग मेन चैनल से, जिस चैनल पे, जिस रेडियो फ्रीक्वेंसी पे सब बातें सुन रहे थे, ठीक है, टीवी पे देखने वाले, लाइव चल रहा था ना, हाँ, सब लोग सुन रहे थे। उस चीज को बेसिकली उस चैनल से वो स्विच होके प्राइवेट लाइन पे चले जाते हैं, ठीक है। तो जिन लोगों ने वो प्राइवेट लाइन की बातें सुनी, जो भी हुआ, तो उन्होंने ये बोला कि ह्यूस्टन हम उन्हें देख सकते हैं, वो भी यहीं पर है। ह्यूस्टन, बेसिकली ह्यूस्टन इसलिए बोलते हैं उसको, नासा को, क्योंकि वो ह्यूस्टन में है। नासा का जो पूरा का पूरा स्पेस सेंटर है, सब कुछ है, वो तो उसमें है, ह्यूस्टन में है। तो इसलिए बोलते हैं वो ह्यूस्टन, कि हाँ ह्यूस्टन हम उनको देख सकते हैं और शायद उनको भी पता है कि हम यहाँ पर हैं, ठीक है। वो बोलते हैं कि हम देख सकते हैं स्पेस क्राफ्ट मून के अंदर जा रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। फिर उन्होंने मून के जो गड्ढे हो रखे हैं ना कई जगहों पे, क्रेटर्स बोलते हैं उनको, तो उन्होंने ये भी बोला कि कुछ क्रेटर्स में से हमको लाइट भी आती हुई दिखाई दे रही है, ब्लू और ग्रीनिश। अच्छा, हाँ, तो ये सारी बातें हो रही थी तुम्हारा ये प्राइवेट चैनल पे। फिर जब ये सारी बातें उनको बता दी गई और उनको बोल दिया कि ठीक है आप फटाफट अपना काम करो और वापस आ जाओ, ठीक है। बेसिकली उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं था, 25 शायद 20 to 25 मिनट्स थे सारी चीज़ें करने के लिए, कि मून से मिट्टी लेकर आना, सब कुछ लेकर आना, सारी चीज़ें करने के लिए इतना ही टाइम था उनके पास। फटाफट ये सारी चीज़ें करते हैं, वो लूनार मॉड्यूल में बैठते हैं और वापस अर्थ की तरफ। एक वीडियो है यूट्यूब पे भी है शायद वो, तो उस वीडियो में ये दिखाया गया है कि जब वो लोग वापस आते हैं ना मून से, तीनों लोग बैठे हुए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जर्नलिस्ट के सवालों के जवाब देते हुए ना उन बंदों के चेहरे ऐसे उतरे हुए हैं ना,
कि जर्नलिस्ट उनसे पूछ रहे कि आप मून से होकर आए, आप क्या कहते हैं, कि आपको क्या लगता है, ये कितना हाँ मतलब मायने जो रखता है। जवाब दे सकते थे वो दे नहीं पा रहे, तो भाई ऑब्वियस सी बात है तो वो बस वो बोलने लगे कि हाँ कि ये मैं ये हाँ कहूँगा कि ये मानव सभ्यता के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा कदम है, ये है वो है, और एकदम उतरे हुए चेहरे के साथ, है ना। अब सिंपल सी बात है कि यार कि अगर मैं भाई यहाँ 2 स्टेट कहीं मसूरी मनाली घूम के आऊँ और मैं हम उस तुमको बात बताऊँ को कि भाई मैं हम मसूरी घूम के आया, हम उस बात को 2-4 दिन तक तो गाएंगे कि हाँ भाई हमने ये मतलब और देखा, हम हमने वो कितनी देखा। ज्यादा फैसिनेशन, कितने ज्यादा अमेजमेंट के साथ, कितनी ज्यादा खुशी के साथ, वंडरफुलनेस के साथ आपको बात एक्सप्लेन करेंगे, भाई मैंने वहाँ ये देखा, मैंने और वो वो तो भाई देखा, चांद से होकर ऐसा गया है। था भाई, मैं ऐसे उतरा वहां पे ऐसे, ठीक है। तब बंदा इतना ज्यादा खुशी से हर चीज को एक्सप्लेन करता है। भाई वो 3 बंदे चांद पे से होकर आए, इस पृथ्वी से बाहर घूम कर आए वो बंदे, लेकिन उनके चेहरे उतरे हुए। दुनिया में बस वो 3 ही है। हाँ, दुनिया सबसे में बस पहले 3 ही हैं सबसे पहले। तो ये है कि वो लोग डिस्क्लोज करना चाहते थे इन सब बातों को, बताना चाहते थे, पर उनको सख्त हिदायत दे दी गई कि नहीं भाई आप नहीं बता पाओगे, नहीं बताना है, नहीं बताना। तो इस वजह से उनके बोलते कि उनकी काफ़ी बहस हो गई थी अपने सीनियर्स के साथ, नासा के साथ। तो एक ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि रियलिटी में नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज़ ऑल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस ने वहाँ पे कुछ देखा था। तो ये सारी चीज़ें हैं। और दूसरा ये है कि काफ़ी सारी मूवीज़ ऐसी हैं, तो अब कुछ मूवीज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोगों को देखनी चाहिए, कि जो मतलब आपको एक बिल्कुल फ्रेश और नया पर्सपेक्टिव दे कि हाँ कि पृथ्वी के बाहर लाइफ हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो जो सबसे पहली मूवी जो मैं कहूँगा वो देखनी चाहिए आप लोगों को, जुपिटर असेंडिंग। इतनी फैंटास्टिक मूवी है ना वो, इतनी फैंटास्टिक मूवी है कि मतलब कि जो कहा जाता है ना कि वही गैशियस प्लैनेट है जुपिटर, उसके ऊपर लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती, तो उसमें जो भी पूरा सिनेरियो दिखाया गया है, ठीक है, कि एलियंस की पूरी एक सिविलाइजेशन है, ठीक है, वो हज़ारों साल की उम्र है, तो उनकी हज़ारों साल की उम्र कैसे रहती है। फिर उसमें कुछ छिपकली जैसे दिखने वाले एलियंस भी होते हैं, रेप्टिलियंस जिनको बोला जाता है, और उसमें इंसानों जैसे दिखने वाले एलियंस भी हैं, है ना। फिर कुछ इंसान और एलियन के हाइब्रिड टाइप के भी एलियंस हैं। फिर वो एलियंस कैसे हमारी पृथ्वी के ऊपर नज़र रखे हुए हैं, कैसे हम लोगों के बीच में भी हैं वो एलियंस। तो सारी चीज़ें किस तरीके से उस स्टोरी में दिखाई गई है ना भाई, बहुत अमेजिंग है वो चीज़। तो वो चीज़ देखनी चाहिए, वो मूवी देखनी चाहिए, ठीक है। एक मूवी तूने वो देखी है पॉल देखी है मैंने, इसमें छोटा सा रहता है वो, हाँ है ना। अरे भाई वो भी जबरदस्त, वो कॉमेडी वाली है। हाँ कॉमेडी है, कॉमेडी टच है, लेकिन भाई वो मतलब कितनी जबरदस्त। पता है उस मूवी का जो मेरे को एक सीन होता है, उस बंदे को एरिया 51 में पकड़ के रखते हैं, वो एरिया 51 से भाग के आता है, ठीक है। तो उसमें ना क्या होता है कि वो ये बताता है कि जितना भी तुम कुछ एलियन के बारे में देखते, जानते, सुनते हो ना, वो सब कुछ मेरी वजह से ही है। कि कैसे, तब एक पूरा छोटा सीन दिखाते कि वो बंदा एरिया 51 के अंदर बैठा होता है, और स्टीवन स्पीलबर्ग बहुत बड़े डायरेक्टर हैं हॉलीवुड के, तो उन्होंने ऐसी एलियन विलियन के ऊपर खूब तगड़ी मूवी बना रखी है। तो उनसे फोन पे बात करता है वो कि हाँ भाई एलियन को ऐसे दिखाओ, तुम वैसे दिखाओ, ऐसे करो वैसे करो। अच्छा। तो वो एक्सप्लेन कर रहा है उसको स्पीलबर्ग को, ऐसे करो वैसे करो फलान करो, ठीक है, इस तरीके से मत दिखाना, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। वो चीज मैंने कहा कि यार अगर सच में मतलब अगर ऐसा हुआ हो तो मतलब उन्होंने डायरेक्टर्स को बताया, हाँ कि ऐसे बनाओ, ये करो वो करो। बेसिकली सोचने में ये चीज आती है ना कि भयंकर की जो बड़ी खोपड़ी, बड़ी आंखें, छोटा शरीर, ये कॉन्सेप्ट कैसे आ गया दिमाग में, पॉल ने बताया। हाँ तो एक वो मूवी देखनी चाहिए, है ना। और उसके बाद एक मूवी है प्रोमेथियस। आप प्रोमेथियस देखो, प्रोमेथियस का सेकंड पार्ट देखो, कवेनेंट। बेसिकली कि प्रोमेथियस
मूवी का जो वो ये कहना चाहती है कि इंसान को जिसने बनाया, ठीक है, जैसे कि हमने इस पॉडकास्ट में ये बात करी कि भाई ऐसा वो क्या मिसिंग लिंक है, हम कैसे एग्जिस्टेंस में आए, तो प्रोमीथियस मूवी बेसिकली उसी चीज के ऊपर बात करती है कि उसमें इंसानों का एक ग्रुप होता है, वो अपने बनाने वाले एलियंस को ढूंढने के लिए निकलता है, ठीक है, वो देख सकते हो आप। और कोई सी मूवी और एक मैंने YouTube पे देखी थी वो टाइम ट्रैप, लेकिन वो इंग्लिश में है, तो अगर आपको अच्छी लगे तो आप देख सकते हैं। उसमें भी एक एलियन और टाइम ट्रैवल का नहीं, एलियन नहीं है उसमें खाली टाइम ट्रैवल है। बहुत ही अजीब सा कॉन्सेप्ट है। वो मूवी देखी मैंने फर्स्ट टाइम में, तो मुझे को तो ऐसी मूवीज पसंद है, तो मुझे अच्छी लगी। बाकी आप लोग एक बार ट्राई कर सकते हैं उसको। और नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री शो है तो जिसका नाम है UFO टॉप सीक्रेट, आप उसको देख सकते हो, है ना, बहुत कमाल का शो है वो, तो उसको भी चेकआउट कर सकते हो। आपको मतलब नई चीज़ें पता चलेंगी, काफ़ी सारी चीज़ें पता चलेंगी, ठीक है, क्यूरियस चीज़ें पता चलेंगी, आप एंजॉय करोगे। एक वो भी तो है E.T. हाँ, मूवी है ना E.T. हाँ, आप E.T. मूवी देख सकते हो, तो आपको पता चलेगा कि कोई मिल गया, मूवी को बनाने का ख्याल राकेश रोशन को कहाँ से आया, ठीक है, तो आप E.T. मूवी देखो, बेसिकली वो भी बहुत अच्छी है, ठीक है, तो वो मूवी देखो आप, बहुत कमाल की मूवी है। एंड उसके बाद जुपिटर असेंडिंग हो गई, प्रोमेथियस हो गई, पॉल हो गई, और कौन सी है, हाँ, और मैन इन ब्लैक की पूरी सीरीज देखिए आप, काफ़ी लोगों ने देखी भी होगी। मैं तो अभी भी उस मूवी को कभी देख लेता हूँ जब मेरे को थोड़ा मन करता है कि कुछ ऐसी मूवीज़ देखूँ जो 2000-2004-5 के बीच में आई हो मूवीज़, तो मैं वो मैन इन ब्लैक देखता हूँ मैं, बहुत अमेजिंग मूवी है वो, आप उस मूवी को देख सकते हैं। तो बेसिकली आपको फिर जो सब कुछ मैंने डिस्कस किया है ना यहाँ पे, आपको उन मूवीज़ के अंदर वो सारे एलिमेंट मिलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मूवीज़ भी उन्हीं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज से इंस्पायर्ड होके तब बनाई जाती हैं, उन मूवीज़ के अंदर वो एलिमेंट्स डाले जाते हैं। हाँ, काफ़ी सारी ऐसी मूवीज़ में है जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है ना, उनको ले रखा उन्होंने मूवी में। तो जुपिटर असेंडिंग मूवी आप देखो, बहुत मज़ा आ जाएगा कि मतलब उसमें दिखाया जाएगा कि पूरा कि एलियंस पृथ्वी पे रहते हैं तो किस तरीके से रहते हैं, क्या है ना, पूरा सिनेरियो क्या है कि एक अलग एलियन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट कर रही है तो क्यों कर रही है, फिर उन्होंने हमको बनाया है तो क्यों बनाया है ना, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी उसके अंदर। तो आप देखिए इन सब मूवीज़ को, आप थोड़ा सा अपने अंदर भी इस क्यूरियोसिटी के स्पार्क को आने दीजिए, तभी लाइफ में मजा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो दैट्स ऑल, आज के लिए यही था। हम फिर से वापस लौटेंगे किसी एक अमेजिंग से और टॉपिक के साथ और अमेजिंग सी बातों और डिस्कशन के साथ, है ना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, सो खत्म करते हैं इसको। दैट्स ऑल, हम आज का एपिसोड रैप अप करते हैं। तो मिलेंगे आपसे फिर से नेक्स्ट वीक किसी और एक अमेजिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और आप देख रहे थे और सुनने वाले सुन रहे थे द AN शो।